मानवा की शुरुआत में हमें एक सुंदर सी दुनिया दिखाया जाता है। ऐसी एक दुनिया जिसके अंदर से मैजिकल एनर्जी निकल रही थी। एक दुनिया जो पेड़ पौधों से भरी हुई थी। उसी दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर यूजीयू री इनकारनेट होने के बाद पहली बार अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही वो अपने आप को एक नई जंगली जगह पे पाता है। जब अपने आप को वो गौर करता है तो देखता है कि उसके बाल सख्त थे और बालों के ऊपर पत्ते थे। वो जब हाथ हिलाने की कोशिश करता है तो हाथों की जगह उसको ब्रांचेस दिखाई पड़ती है, और जब हिलने की कोशिश करता है तो एक ही जगह पे वो जम चुका होता है। वो सोचने लगता है कि वो शायद सपना देख रहा होगा और सपने से जागते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जहां तक यूजीयू को पता था, वो पिछले लाइफ में पानी पीते पीते मर गया था और इस लाइफ में वो एक पेड़ बन के री इनकारनेट हुआ है। यूजीयू सोचने लगता है कि अगर उसे री इनकारनेट होना ही था तो एक हैंडसम लड़के में री इनकारनेट होता जो लड़कियां छेड़ सके और अपना हैरम बना सके, पर वो एक छोटे से पेड़ में री इनकारनेट हुआ था। पेड़ की आंखें नहीं होती, ना ही वो देख सुन सकता है, पर किसी वजह से यूजीयू अच्छे से देख सुन पा रहा था। यूजीयू अपने आसपास के माहौल को देखता है। देखने से पता चलता है कि वो दो पहाड़ों के बीच एक वैली में था। उसके पास 50 ब्रांचेस थे, जिनमें से वो बस एक ही को मूव कर पा रहा था। शायद दूसरे ब्रांचेस एक जगह पे रह रहे के नम हो चुके थे। दूर जंगल के अंदर से जंगली जानवरों के आवाजों को सुन के यूजीयू डर रहा था, क्योंकि वो इतना नाजुक था कि एक मामूली वुडपेकर भी उसको मार सकता था। तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। प्लेन को देख जीयू ये सोच के खुश होता है कि वो प्रीवियस लाइफ के टाइमलाइन में ही है। वो प्लेन को देख निहार ही रहा होता है कि उसे दो मधुमक्खियां परेशान करने लगते हैं। मधुमक्खियों से परेशान होकर जीयू अपने ब्रांचेस घुमा के मधुमक्खियों को वहीं मार देता है। तुरंत ही जीयू को नोटिफिकेशन आता है, डबल किल, 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिला। नोटिफिकेशन के साथ साथ स्टार्टर स्क्रीन भी उसको दिखने लगता है। उसका नाम अब भी इस लाइफ में भी यूजीयू था। वो एक म्यूटेंट विलोट्री था। उसकी एबिलिटीज अभी बस म्यूटेंट ब्रांचेस था, पर इवोल्यूशन पॉइंट्स पाके और सनलाइट रिसीव करके वो इवोल्व हो सकता था। क्योंकि अभी के लिए ब्रांचेस को छोड़ किसी दूसरे ट्री पार्ट्स को वो इवॉल्व नहीं कर सकता था, तो अपने इवोल्यूशन पॉइंट्स को ब्रांचेस को इवॉल्व करने में लगा देता है। जो ब्रांचेस का स्ट्रेंथ कभी 1/50 था, वो अब इवॉल्व होके 3/50 हो गया था। जीयू अब 3 ब्रांचेस को मूव कर सकता था। जैसे ही जीयू का ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वैसे ही इवोल्यूशन पॉइंट पाने के लिए वो एक बी हाइव को अटैक कर देता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। जीयू इवोल्यूशन पॉइंट पा के अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है। वो अब थोड़ा बड़ा और स्ट्रॉन्गर बन चुका था। वो इतना स्ट्रॉन्गर बन चुका था कि अपने हर ब्रांचेस को अब मूव कर सकता था। उन्हीं ब्रांचेस से वो एक बड़े से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि पत्थर उसके अटैक रेंज से बाहर था, तो जीयू पत्थर को हिट नहीं कर पाता, पर बिना हिट किए भी अपने इम्पैक्ट से पत्थर को डैमेज कर देता है। वो अब इवोल्यूशन पॉइंट्स पाने के लिए एनिमीज को अपने अटैक रेंज के अंदर ल्यूर करता था और अंदर आते ही उन पे अटैक कर देता था। वो बहुत जल्दी बढ़ रहा था। उसके रूट्स मिट्टी के गहराई तक जाके एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसे बढ़ने में हेल्प कर रहे थे। इसीलिए वो बिना कुछ किए भी बढ़ रहा था। उसे ना बीमारी का डर था, ना ही थकान की चिंता। उसे ना स्कूल जाने का टेंशन था, ना ही खाने पीने की चिंता। वो इस दुनिया का वर्ल्ड ट्री बनने की सोच रहा था, इस दुनिया का भगवान बनने की सोच रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके ब्रांचेस में जीयू को कुछ फॉल्कन्स के चूजे दिखते हैं, जिनकी माँ उनको छोड़ के चली गई थी। क्योंकि जीयू अभी तक एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहा था, तो स्काउटिंग के लिए फॉल्कन्स के चूजों को पालने की सोचता है। फॉल्कन्स जो 270 से 360 किलोमीटर पर आवर से उड़ते थे, जो चीते से भी तेज थे, वो जीयू के एरियल स्काउट बनने वाले थे। जीयू जो अपने पिछले लाइफ में कमजोर था, इस लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। इस दुनिया में जहाँ कई सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स थे, जहाँ वाइल्ड वुल्फ गैंग बना के शिकार करते थे, जहाँ जायंट आंट्स और बीस्ट मंडराते रहते थे, जहाँ स्पाइडर क्वीन और जायंट गोरिल्ला जैसे जीव थे और उनका शिकार करने वाले एक्स स्नेक जैसे प्रेडेटर थे, वहाँ जीयू सरवाइव करने वाला था। कभी वो शिकार करके फॉल्कन के चूजों को फीड कर रहा था, तो कभी सनलाइट ऑब्जर्व करके खुद इवॉल्व हो रहा था। ऐसे ही एक्सपीरियंस पा के वो ब्रांचेस री के लेवल कैप में पहुंच जाता है। ब्रांचेस के बाद अब बारी रूट के स्ट्रॉन्गर बनने की थी। हर एक रूट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे एक इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए था, और हर एक रूट को इवॉल्व करते ही उसे जोरदार पेन महसूस होता था। रूट्स के इवॉल्व होते ही जीयू फ्रीली इधर उधर मूव कर सकता था, और एक तरह से जीयू के लिए उसके रूट्स हिडन वेपन थे। तभी जीयू को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। आवाज सुन के जीयू बैटल मोड में आके वहाँ चेक करने के लिए चला जाता है। झाड़ियों के अंदर जीयू को एक वुंडेड फॉक्स मिलता है। फॉक्स जो वुंडेड था, फॉक्स जो पॉइजन था। उस वुंडेड फॉक्स को मार के भी जीयू को कोई एक्सपीरियंस पॉइंट या इवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिलने वाला था, तो जीयू उसे रिकवर करता है। जीयू के सैप में डिटॉक्सिफिकेशन, हेमोस्टेसिस और रिकवरी के एबिलिटीज थे। उस फॉक्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उसके वुंड को हील करने के लिए जीयू उसे अपना सैप
पिला देता है। फॉक्स रिकवर तो हो जाता है पर जीयू से अटैच हो जाता है। फॉक्स रिकवर तो हो जाता है पर जीयू के पास अब से रहने लगता है। ट्री सैप की वजह से रेड फॉक्स इवॉल्व हो जाता है और म्यूटेंट फॉक्स में बदल जाता है। म्यूटेंट रेड फॉक्स जो 20 साल तक जी सकता था, जिसका लेवल 4 था और एबिलिटीज आई ऑफ चार्म था, वो अब से जीयू के साथ रहने लगा था। सीन स्टार्ट होता है जीयू के साथ, जो अपने स्टेटस विंडो को देख रहा होता है। वो अब एंट्री लेवल 9 में पहुंच चुका था। उस दुनिया में उसका चौथा महीना चल रहा था। इन 4 महीनों में वो बहुत कुछ सीखा था। वो ट्री बन के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। उसके पास फॉल्कन्स की कुछ चूजें और म्यूटेंट रेड फॉक्स बोल के एक मॉन्स्टर भी था। क्योंकि रेड फॉक्स एरो की वजह से वुंडेड था, तो जीयू सोचने लगता है कि म्यूटेंट रेड फॉक्स के घायल होने के जिम्मेदार जरूर इंसान होंगे। जीयू इस वक्त इंसानों से मिलने के लिए तैयार नहीं था। इंसान अगर जीयू को ड्राइड समझ के काट देंगे तो वो वहीं मर सकता था। इसीलिए वो अपना लो प्रोफाइल बना के रहने की सोचता है। वो इंसानों से बच के रहने की सोचता है, उनको अवॉइड करने की सोचता है। पर ऐसा होता नहीं है। दूर से जीयू को कुछ आवाजें सुनाई देता है। जब वो उस ओर गौर करता है तो उसे 2 इंसान उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं। उन 2 लड़कियों को देख जीयू तुरंत अपने स्पिरिचुअल फेस को ट्री के ट्रंक के अंदर छिपा देता है। वो 2 लड़की जीयू के पास आती हैं, उसको फादर बोल के उसके सामने कुछ अगरबत्तियां जलाती हैं और कुछ खाने का ऑफरिंग देती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जीयू के नीचे उन दोनों लड़कियों के फादर को दफनाया गया था। एक तरह से जीयू उन 2 लड़कियों के फादर के कब्र पे खड़ा था। उनके फादर के डीकम्पोस्टिंग बॉडी को ऑब्जर्व करके जीयू बड़ा हुआ था। जहाँ ये सब सुन के और जान के जीयू को अजीब लग रहा होता है, वहीं उन 2 लड़कियों को मन ही मन उधर से चले जाने को वो बोल रहा होता है। यहाँ हमें उन 2 लड़कियों के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी पता चलता है। बड़ी सिस्टर जहाँ मेच्योर और पेशेंस से भरी हुई थी, वहीं छोटी सिस्टर चाइल्डिश और हमेशा हड़बड़ी में रहती थी। छोटी इतनी पेशेंसलेस थी कि कभी कभी अपने फादर के ऑफरिंग्स को भी खा लेती थी। थोड़ा प्रेयर करने के बाद वो 2 लड़की पास ही एक रिवर में नहाने के लिए चले जाते हैं और नहाते हुए 2 सिस्टर्स पानी में मजे करने लगते हैं। उनकी आवाज सुन जीयू अपने आप को रोक नहीं पाता। वो उनको नहाते हुए देखना चाहता था। वो देख भी लेता, पर उसके साइड को कुछ दूसरे पेड़ रोक रहे थे। वो इतना उतावला हो जाता है कि अपने रूट्स को उखाड़ के उनके पास उनको नहाते हुए देखने के लिए चला जाता है। नहा धो के 2 लड़की अपने फादर को गुड बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं और जीयू उनको ऐसे ही घूरता रहता है। ऐसे ही देखते देखते और एक हफ्ता बीत जाता है। ऊपर से जो कैनियन पीसफुल लग रहा था, अंदर से वो कैनियन जंग का मैदान था। प्रेडिएटर और प्रे में हमेशा जंग छिड़ी रहती थी। जीयू के फॉल्कन्स अब बड़े हो चुके थे और लेवल 3 में पहुंच चुके थे। वो इतना काबिल बन चुके थे कि म्यूटेंट रेड फॉक्स के साथ मिलके शिकार करने लगे थे। ऐसे ही वो लोग मिलके म्यूटेंट गोल्डन ईगल का शिकार कर रहे थे। जहां फॉल्कन्स मिलके एक साथ ईगल पे हवाई हमले कर रहे थे, वहीं रेड फॉक्स ईगल को काट के अपने दांतों से हमला कर रहा था। पर म्यूटेंट गोल्डन ईगल को हराना म्यूटेंट रेड फॉक्स और फॉल्कन्स के बस में नहीं था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल उनसे लेवल में बहुत ज्यादा ऊपर था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल जो अपने क्लॉज से शिकार को फाड़ के रख देता था और अपने स्टील जैसे पंखों से एनिमीज पे हवाई हमले करता था, वो अब म्यूटेंट रेड फॉक्स और फॉल्कन्स पे हावी होने लगा था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल म्यूटेंट रेड फॉक्स को अपने क्लॉज में पकड़ के जमीन में पटक देता है। ईगल फॉक्स को खाने ही वाला था कि जीयू ईगल को अपने ड्रिलर जैसे ब्रांचेस से अटैक कर देता है। जो ईगल कई दिनों से कैनियन के ऊपर मंडरा रहा था, वो आखिरकार मारा जाता है। जीयू को समझ में आ जाता है कि मॉन्स्टर्स उसके ऑरा की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और इसी तरह किसी दिन अगर कोई स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर उसके एरिया में आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसे मॉन्स्टर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके मॉन्स्टर्स पेट्स को भी आने वाले खतरे से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। लेवल 7 के म्यूटेंट गोल्डन ईगल को मार के जीयू को 70 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलता है। जीयू अपने फॉल्कन्स और रेड फॉक्स को हील करने के लिए और उनको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए अपना ट्री सेप उनको पिला ही रहा होता है कि अचानक वहाँ एक धमाका होता है। धमाका जैसे कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग वहाँ दह गई हो। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रहा होता है और जब माहौल थोड़ा सा शांत होता है तो जीयू को तुरंत ही एक वार्निंग नोटिफिकेशन आता है। उसके कई सारे ब्रांचेस और रूट्स कट चुके थे। 50 ब्रांचेस में से बस 24 ब्रांचेस ही बचे थे। जीयू बाल बाल बचा था। जब धूल पूरी तरह जमता है तो जीयू को उसकी ये हालत करने वाला एनिमी दिखता है, जिस एनिमी को आते वो महसूस नहीं कर पाया था, जिसने जीयू की तरह अपना ऑरा छिपा रखा था। वो एनिमी अब उसके सामने था। जीयू का एनिमी एक टोमाहॉक स्नेक था। स्नेक जो लेवल 9 पे था। एक ऐसा स्नेक जिसके सर और पैर पे ब्लेड्स लगे थे। ब्लेड्स जो एक ट्री को आसानी से काट सकते थे। स्नेक को देख म्यूटेंट रेड फॉक्स गुर्राने लगता है। म्यूटेंट रेड फॉक्स को इस तरह गुर्राते देख जीयू समझ जाता है कि रेड फॉक्स स्नेक से पहले लड़ चुका था और शायद रेड फॉक्स को घायल टोमाहॉक स्नेक ने ही किया था। सीन स्टार्ट होता है उसी कैनियन से जहां जीयू और टोमाहॉक स्नेक आमने सामने थे। एक पेड़ का सबसे बड़ा दुश्मन एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है और इस टोमाहॉक स्नेक के सर और पूंछ पे एक्स जैसे ब्लेड लगे हुए थे।
उसी ब्लेड्स को यूज करके टोमाहोक स्नेक्स ट्रीज को इजीली चॉप कर सकता था, और वो करता भी है। टोमाहोक स्नेक के एक ही अटैक से जीयू के 26 ब्रांचेस टूट जाते हैं। स्नेक उन कटे हुए ब्रांचेस को खा के जीयू के स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट कर लेता है। जीयू टोमाहोक स्नेक के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ एक प्रीमियम पैकेज था। अपने रूट्स को एनहांस करके जीयू टोमाहोक स्नेक का सामना करता है, उसके एक्स जैसे सर के अटैक को ब्लॉक करता है, क्योंकि स्नेक का साइज जायंटिक था और उसके अटैक्स के इम्पैक्ट भी जोरदार था। स्नेक और जीयू दोनों लेवल 9 के थे, पर स्नेक पे अपर हैंड पाने के लिए जीयू इवोल्यूशन पॉइंट को यूज करके अपने रूट्स को एक के बाद एक इवॉल्व करने लगा था। सारे इनहेंस रूट को यूज करके जीयू टोमाहोक स्नेक को बांध देता है। स्नेक को जकड़ के अपने ड्रिलर जैसे रूट से स्नेक के पेट पे हमला करने लगता है। स्नेक थोड़ा बहुत वुंडेड तो होता है, पर उसका घाव इतना क्रिटिकल नहीं था कि स्नेक वहीं मर सके। टोमाहोक स्नेक और जीयू अब बराबरी के दुश्मन बन चुके थे, पर जीयू टोमाहोक स्नेक को अपने एरिया में टॉलरेट नहीं करने वाला था। हर एक रूट से, हर एक ब्रांचेस से जीयू स्नेक पे हमला कर करके उसे वहां से भागने पे मजबूर कर देता है। स्नेक तो चला जाता है, पर फोर्सिबली अपने रूट्स को स्ट्रेंथनिंग करने के वजह से जीयू का कोर क्रैक हो जाता है। जीयू को इस हालत में देख उसके पेट्स मतलब फॉल्कन और म्यूटेंट रेड फॉक्स उसके पास चले आते हैं। जीयू अपने पेट्स को दिलासा तो देता है, पर अंदर ही अंदर उसे अच्छी तरह से पता था कि टोमाहोक स्नेक उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट कर चुका था। भले ही स्नेक अभी के लिए चला गया हो, पर वो वापस जरूर आएगा, और उस टाइम जीयू शायद इतना लकी ना हो। उसे अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा, उसे अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है, 10 इवोल्यूशन पॉइंट यूज करके वो फर्स्ट ऑर्डर में प्रोमोट हो सकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर जितना ज्यादा हायर ऑर्डर में होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, क्योंकि जीयू श्योर था कि मॉन्स्टर्स उसके ऑरा से अट्रैक्ट होकर उसके एरिया में जरूर आएंगे, तो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए वो अपने आप को प्रोमोट कर देता है। जीयू के फर्स्ट ऑर्डर में पहुंचते ही उसका ब्रोकन कोर हील हो जाता है, उसके टूटे फूटे ब्रांचेस भी उग जाते हैं, वो इवॉल्व हो जाता है। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ उसके मॉन्स्टर्स भी इवॉल्व हो जाते हैं। जहां उसके 8 पेरिग्रिंज फॉल्कन अब म्यूटेंट पेरिग्रिंज फॉल्कन में इवॉल्व हो चुके थे, वहीं लेवल 4 का म्यूटेंट रेड फॉक्स लेवल 7 में पहुंच चुका था। रेड फॉक्स से अब अलग ही एनर्जी इमिट हो रहा था। जीयू अपने फॉल्कन्स को पूरे एरिया में टोमाहोक स्नेक को ढूंढने में लगा देता है, और बुलेट की स्पीड से फॉल्कन उस टोमाहोक स्नेक की स्काउटिंग करने चारों तरफ उड़ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में पहुंच के उसे न्यू स्किल्स भी मिले थे। वो अपने स्किल्स को देखने के लिए स्टार्टस विंडो खोलने ही वाला था कि उसे दूर से इंसानों की चीख सुनाई देती है। गौर से देखने पे पता चलता है कि 2 लड़कियों को कुछ मॉन्स्टर्स दौड़ा रहे थे। वो 2 लड़की वही थे जो कुछ टाइम पहले जीयू के पास आ चुके थे। ये सीन देख जीयू समझ जाता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। मॉन्स्टर्स उसके ओरा के वजह से उन लड़कियों को चेस कर रहे थे। मॉन्स्टर्स उसकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। मॉन्स्टर्स को आते देख जीयू को और अपने एरिया को डिफेंड करने के लिए म्यूटेंट रेड फॉक्स और फॉल्कन्स मॉन्स्टर और लड़कियों के बीच कूद जाते हैं। दोनों तरफ से जंग छिड़ जाती है। जहाँ फॉल्कन्स अपने बुलेट जैसे स्पीड से मॉन्स्टर्स पे हवाई हमले कर रहे थे, वहीं म्यूटेंट रेड फॉक्स अपने क्लॉज और दांतों से एक मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर देता है। ये सब देख लड़कियां खुश हो रही होती हैं। लड़कियां सोच रही होती है कि रेड फॉक्स और फॉल्कन्स उनको बचा रहे हैं, पर जैसे ही उनको पीछे से पेड़ बोलते हुए और हिलते हुए दिखता है, वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। रेड फॉक्स और फॉल्कन्स को पीछे हटने को बोल जीयू खुद लड़ाई के मैदान पे उतरता है। वो अपने टेंटाकल्स जैसे रूट से सारे मॉन्स्टर्स पे एक साथ हमला कर देता है। कहीं जीयू हिप्पोस को मार के 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स पाता है, तो कहीं म्यूटेंट रैट्स को मार के 20 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है। कहीं राइनो को मार के 30 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है, तो कहीं जिराफ को मार के 20 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है। कहीं वाइल्ड बोर को मार के 10 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है, तो कहीं म्यूटेंट बोर को मार के 20 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है। जीयू के रूट्स अब इतने एजाइल और पावरफुल हो चुके थे कि सुपर फास्ट बैट भी जीयू के रूट्स के सामने टिक नहीं पाता। वो गिने चुने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को छोड़ सबको मार देता है और इवोल्यूशन पॉइंट पाता है। गिने चुने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स जो जीयू के अटैक को सह लिए थे। मॉन्स्टर्स जैसे कि कुछ वुल्फ्स, एक क्रेन, एक मंकी, एक काव और एक हनीपॉट पैजर। क्योंकि ये मॉन्स्टर्स स्ट्रॉन्ग थे और यूजफुल थे, जीयू उन्हें ब्रांचेस से बांध के रखा था। मॉन्स्टर्स से निपटने के बाद जीयू का मेन प्रॉब्लम ये 2 लड़कियां थी। जीयू अगर उन 2 लड़कियों को जाने दिया तो सब लोग उसके बारे में जान जाएंगे, और अगर मार दिया तो विलेजर्स 2 लड़कियों को ढूंढते ढूंढते एक टाइम जीयू के एरिया में पहुंच जाएंगे। विलेजर्स को उसके बारे में पता चल गया तो मिलिट्री वालों को भी पता चल जाएगा, और मिलिट्री वाले उसको टेस्ट सब्जेक्ट बनाने के लिए लैब में ले जाएंगे। उसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या किसी बोटानिकल गार्डन में कांच के अंदर सजा के रख देंगे। इन सब सिचुएशन से बचने के लिए जीयू कुछ और करने की सोचता है, कुछ ऐसा जिससे किसी का नुकसान ना हो। सीन स्टार्ट होता है उसी कैनियन से, जहां एक वक्त पे 2 लड़कियां हिलते डुलते बोलते पेड़ को देख बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद जब दोनों जंगल में उठते हैं तो नजारा देखने लायक था। चांदनी रात में जंगल बहुत सुंदर दिख रहा था। उसी चांदनी रात में जब उनकी नजर उनके पीछे के भूतिया पेड़ पे गिरती है तो दोनों के दोनों लड़कियां चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं।
एक ऐसा भूतिया पेड़ जो उनको घूर रहा था, जिसके बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी और विस्प स्पिरिट्स बाहर आ रहा था। दोनों चीखती लड़कियों को शांत करने के लिए जियू जमीन में मैं तुम्हारा फादर हूँ बोल के लिख देता है। क्योंकि जियू पहले लाइफ में इंसान था तो इंसानी भाषा अच्छी तरह जानता था। पिछले लाइफ का नॉलेज इस लाइफ में उसके काम आ रहा था। क्योंकि जियू अपने स्किल को यूज करके लड़कियों का डिटेल्स निकाल सकता था, वो लड़कियों को यकीन दिलाने के लिए और उनके शक को दूर करने के लिए दोनों का नाम और पर्सनल सीक्रेट्स डिटेल्स में बताने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि छोटी सिस्टर का नाम ही शाओलिंग था। वो 14 साल की थी और पड़ोस के गांव के लड़के ई न्यू को पसंद करती थी। वहीं बड़ी सिस्टर का नाम ही शाओकिंग था। वो भी 14 साल की थी और अपनी बहन और ग्रैंडफादर का ख्याल रखने के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम करने लगी थी। सीक्रेट सुन बड़ी सिस्टर जहां सरप्राइज थी, वहीं छोटी सिस्टर शर्मा रही थी। शाओकिंग और शाओलिन को यकीन हो चुका था कि जियू ही उनका डेड फादर है, क्योंकि ये सीक्रेट्स दोनों सिस्टर्स अपने फादर को ही बताए थे जब वो बीमार थे। और देखा जाए तो दोनों सिस्टर्स सही भी थे, जियू सच में उनका फादर था। किस्मत या कोइंसिडेंस की वजह से जियू लड़कियों के डेड फादर के ऊपर उगा था। जहां जियू डिकम्पोस्टिंग डेड फादर को ऑब्जर्व करके बढ़ रहा था, वहीं टाइम के साथ शायद दोनों का सोल फ्यूज हो गया होगा। इसीलिए दोनों सिस्टर के साथ जियू इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा था, उनकी केयर करने लगा था। जहां जियू शाओकिंग और शाओलिन को 2 हेयरपिन्स बना के देता है, वहीं 2 सिस्टर्स अपने फादर मतलब जियू को अपने वर्ल्ड के बारे में अपडेट करते हैं। शाओलिन और शाओकिंग के हिसाब से उनकी दुनिया में कुछ महीनों से अजीब चीजें हो रहे थे। पिछले महीने ही एक प्लेन का एक्सीडेंट हुआ। क्रोज ने एक उड़ते प्लेन को घेर लिया, जिसकी वजह से प्लेन लैंडिंग करने के लिए तो उतरा पर लैंड नहीं हुआ। प्लेन क्रोज के बीच कहीं गायब हो गया। ऐसी ही घटना पैसिफिक ओशन में भी हुआ था। एक काली परछाई समंदर के गहराई से निकलकर एक शिप को निगल गया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये सब चीजें एक अननोन सब्सटेंस की वजह से हो रही थी, जो हवा में मौजूद थी, जो फ्लोरा और फ्योना में म्यूटेशन कर रही थी। उसी अननोन सब्सटेंस को ईस्ट के लोग स्पिरिचुअल पावर बोल रहे थे तो वेस्ट के लोग मैजिक बोल रहे थे। पहले तो शाओकिंग इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती थी, पर अपने डेड फादर को पेड़ के रूप में देख इन सब पे यकीन करने लगी थी। जहां बाहर की दुनिया के बारे में इतना कुछ सुन के जियू सरप्राइज था, वहीं छोटी सिस्टर शाओलिन प्रिजनर वुल्फ्स को मीट खिलाने चली गई थी। शाओलिन को देख प्रिजनर वुल्फ्स गुर्राते हैं, शाओलिन को डराने की कोशिश करते हैं, पर शाओलिन के पीछे खड़े म्यूटेंट रेड फॉक्स को देख उसके सामने सबमिट कर लेते हैं और चुपचाप मीट खा लेते हैं। प्रिजनर वुल्फ्स और दूसरे मॉन्स्टरस एनिमल्स को छोड़ काओ जियू के पावर के सामने सबमिट कर चुका था और जियू के पास रेस्ट कर रहा था। वहीं दूसरे मॉन्स्टरस एनिमल्स जो अभी तक सबमिट नहीं किए थे, अब भी ब्रांचेस में बंधे हुए थे। कोई मॉन्स्टरस एनिमल जियू को इतना परेशान नहीं कर रहा था जितना कि हनीपॉट बैजर कर रहा था। हनीपॉट बैजर जियू को सरदर्द दे रहा था। हनीपॉट बैजर जो अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया में मिलता है, बहुत जिद्दी था और अभी तक जियू के सामने झुका नहीं था। इतने मॉन्स्टरस एनिमल्स को मारने के बाद जियू को बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे। जब इवोल्यूशन पॉइंट्स यूज करने के लिए जियू अपना स्टेटस विंडो खोलता है तो जियू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जियू को 149 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे और उसका लाइफ स्पैन 200 इयर्स तक एक्सटेंड हो चुका था। जियू को बहुत सारे एक्स्ट्रा स्किल भी मिल चुके थे। जियू को इवोल्यूशन के वजह से रीजनरेशन, डेंस फॉग और हैलुसिनोजेनिक स्किल्स मिले थे। रीजनरेशन एक ऐसा स्किल जिसके वजह से वो बड़े से बड़े घाव को हील कर सकता था। डेंस फॉग एक ऐसा स्किल जो जीवों के सराउंडिंग एरिया को कोहरे में घेर सकता था। हैलुसिनोजेनिक एक ऐसा स्किल जो जीवों को कंफ्यूज करके उनको खौफ में डाल सकता था। अपने न्यू स्किल का ट्रायल करने के लिए जियू 20 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च करके डेंस फॉग और हैलुसिनोजेनिक को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। देखते ही देखते आसपास के इलाकों में कोहरा छा जाता है। कोहरा इतना डेंस होता है कि पास की चीजें भी दिख नहीं रही थी। यहाँ तक कि म्यूटेंट रेड फॉक्स जो जियू के पास ही खड़ा था उसको देख नहीं पा रहा था। क्योंकि शाओकिंग और शाओलिन बहुत देर से जंगल में थे तो जियू दोनों लड़कियों को म्यूटेंट रेड फॉक्स के साथ उनके घर भेज देता है। जाते जाते शाओकिंग और शाओलिन को उसके बारे में किसी को ना बताने के लिए भी बोल देता है। जहाँ 2 लड़कियां आज के एक्सपीरियंस से बहुत खुश थे, वहीं 2 लड़कियों के जाने के बाद जियू स्ट्रॉन्गर बनने के लिए अपने स्किल्स और ट्री पार्ट्स को अपग्रेड करना शुरू कर देता है। 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स को यूज करके जियू अपने 50 ब्रांचेस को अपग्रेड करता है, उनको एनहांस करता है। 45 इवोल्यूशन पॉइंट्स को यूज करके अपने 9 रूट्स को जियू अपग्रेड करता है, उनको स्ट्रॉन्गर बनाता है। उसी तरह 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स को यूज करके अपने हैलुसिनोजेनिक स्किल को अपग्रेड करता है और 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स यूज करके अपने डेंस फॉग स्किल को भी अपग्रेड कर देता है। वो अपने रीजनरेशन स्किल को भी अपग्रेड करना चाहता था, पर उसके पास एनफ इवोल्यूशन पॉइंट्स थे नहीं। बस 14 इवोल्यूशन पॉइंट्स से वो अपने रीजनरेशन स्किल को अपग्रेड नहीं कर सकता था। अपग्रेड होने के बाद जियू के रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके थे कि वो धरती की गहराई में 100 मीटर तक भी चले जाते थे। वो अब लार्ज और स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। रूट्स की वजह से जियू को धरती के गहराई में एक अननोन सब्सटेंस का अंडरग्राउंड रिवर मिलता है। अननोन सब्सटेंस जिसको लोग मैजिक या स्पिरिट बोलते थे, जिसके बारे में शाओलिन और शाओकिंग बताए थे। अपग्रेडेशन के बाद
हेलुसिनोजेनिक स्किल इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि प्रिजनर वुल्फ्स को अपने सामने एक जायजेंटिक फेरोसियस बीस्ट का इल्यूजन दिख रहा था। हेलुसिनोजेनिक स्किल वुल्फ्स के ब्रेन के साथ खेल रहा था। अपग्रेड होके जीव का हेलुसिनोजेनिक स्किल और डेंस फॉग स्किल पूरे 10 मील के रेडियस में तहलका मचा रहे थे। पूरे जंगल के बीस्ट्स को गूस बम्प्स आ रहे थे। वो लोग समझ चुके थे कि फॉरेस्ट में एक न्यू ओवरलॉर्ड आ चुका है, एक नया किंग आ चुका है। जीयू अब फुल्ली प्रिपेयर था। अपने स्ट्रेंथ में जीयू का फुल कॉन्फिडेंस आ चुका था। वो अब इतना पावरफुल हो चुका था कि टोमाहॉक स्नेक तो क्या, कोई दूसरा पावरफुल बीस्ट भी आ जाए तो उसको वो धूल चटा दे। जीयू टोमाहॉक स्नेक के बारे में सोच ही रहा था कि फॉल्कन्स टोमाहॉक स्नेक की स्काउटिंग करके आ जाते हैं। फॉल्कन्स से जीयू को पता चलता है कि पूरे केनियन के एरिया में टोमाहॉक स्नेक का नामो निशान नहीं था, पर जीयू श्योर था कि टोमाहॉक स्नेक जरूर आएगा। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खाने टोमाहॉक स्नेक जरूर आएगा। सीन स्टार्ट होता है कोहरे से भरे कैनियन से, जहां सुबह सुबह साओलिंग और साओकिंग अपने फादर मतलब जीयू से मिलने आए थे। क्योंकि वुल्फ्स अभी तक सबमिट नहीं किए थे और बहुत शोर मचा रहे थे, तो जीयू उनको ब्रांचेस से मार रहा था। जीयू को प्रिजनर वुल्फ्स पे कोड़े बरसाते देख साओकिंग जीयू को रोकती है और उनको बुली ना करने को बोलती है। जहां साओकिंग बिना डरे वुल्फ्स के प्रिजन में घुस के उनको मलहम पट्टी लगा रही थी, वहीं साओलिंग हनीपॉट बैजर से बीफ जर्की के लिए लड़ रही थी। हनीपॉट बैजर जो बांधे गए ब्रांचेस को कुतर के फ्री हो गया था और जाओलिन से लड़ रहा था, उसको जीयू फिर से बांध देता है। अभी तक शोर मचाते वुल्फ्स को प्यार से टेम करने वाली साओकिंग और उसके स्किल को देख जीयू सरप्राइज था। मॉन्स्टरस बीस्ट और लड़कियों के बीच पनपते रिलेशन को देख सरप्राइज था। इंसानों को नफरत करने वाले बीस्ट अब साओलिंग और साओकिंग को ट्रस्ट कर रहे थे, उनसे मिलने जुलने लगे थे। उन बीस्ट और 2 लड़कियों के साथ जीयू अपने लाइफ को एंजॉय करने लगा था। एक तरीके से उन लोगों को जीयू अपना न्यू फैमिली बना चुका था, पर उनकी खुशी को ग्रहण लगने वाला था। अंधेरी गुफाओं से उन सब पे कोई नजर रख रहा था। सीन शिफ्ट होता है इंसानी गांव पे, जहां जाओलिंग और साओकिंग हंसते हंसते कहीं जा रहे थे। दोनों लड़कियों की खुशी को देख उनका ग्रैंडपा भी खुश हो रहा था, क्योंकि लड़कियों के फादर के मरने के बाद पहली बार लड़कियां इतनी खुश थे। पर जंगल के अंदर लड़कियों के बार बार जाने पे ग्रैंडपा थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि जंगल होम था मॉन्स्टरस बीस्ट की। जंगल में थोड़ी देर चलकर साओलिंग और साओकिंग म्यूटेंट रेड फॉक्स से मिलते हैं, जो उनको जीयू के पास रहने के लिए आया था। म्यूटेंट रेड फॉक्स लड़कियों से इतना फ्रेंडली हो चुका था कि वो अक्सर लड़कियों से मिलने गांव के आसपास आता रहता था। हंसी मजाक करके म्यूटेंट रेड फॉक्स पे सवार होकर दोनों लड़कियां जीयू के पास जा ही रहे थे कि आसमान काले बादलों से घिर जाता है और उनके सामने एक जायजेंटिक स्नेक आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है जीयू के पास, जहां जीयू म्यूटेंट रेड फॉक्स को अपने पास ना पा के सोच रहा होता है कि वो जरूर लड़कियों के पास उनको लेने के लिए गया होगा। म्यूटेंट रेड फॉक्स की चिंता छोड़ जीयू अपने फॉल्कन्स के साथ जायंट हनी बीस का शिकार करने लगता है। जीयू बीस को फॉल्कन्स के सहारे अपने अटैक रेंज में ल्योर करता था और उनके पास आते ही उन पे अपने रूट से अटैक कर देता था। बीस को मार के जीयू को 156 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे, जिनको वो फर्स्ट ऑर्डर के पीक में पहुंचने के लिए यूज करने वाला था। अपने ट्री पार्ट्स को अपग्रेड करने वाला था। जीयू फॉल्कन्स को थैंक्स बोलने के लिए अपना ट्री सैप उनको पिलाता है, क्योंकि फॉल्कन्स मेहनत भी बहुत कर रहे थे। फॉल्कन्स जीयू के अंडर रह के स्ट्रॉन्गर और पावरफुल भी हो रहे थे। देखते ही देखते फॉल्कन्स जीयू के गाइडेंस में लेवल 7 में पहुंच चुकी थे। अब बारी जीयू का था, उसको भी स्ट्रॉन्गर बनना था। उसको हर एक रूट को इवॉल्व करना था, रूट्स को लेवल 2 में पहुंचाना था। पर हर एक रूट को लेवल 2 में इवॉल्व करना आसान नहीं था। एक ही रूट को इवॉल्व करने के लिए जीयू को 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करना पड़ता था, और रूट की इवोल्यूशन के साथ आता था पेन ऐसा कि कोई दर्द के मारे अपना पैंट गीली कर दी। पर पेन सहना जीयू के लिए फायदेमंद रहा। इवॉल्व होकर जीयू का एक रूट अब एक पावरफुल सेंटिपीड जैसा बन चुका था। रूट इतना लार्ज और खौफनाक बन गया था कि आसपास के मॉन्स्टरस बीस्ट भी रूट को देख थर थर कांप रहे थे। वो अपने लेवल 2 के रूट के पावर को टेस्ट करने के लिए उसे 1 किलोमीटर रेडियस में अनलीश कर देता है। 1 किलोमीटर के एरिया में रूट तहलका मचाते हुए हर एक जीव को निगल लेता है। एक साथ इतने सारे बीस्ट को मार के जीयू 210 पॉइंट्स चुटकियों में कलेक्ट कर लेता है। क्योंकि लेवल 2 का रूट फर्स्ट ऑर्डर की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी, उसकी अपनी कुछ स्किल भी थी। लेवल 2 के रूट के साथ अब जीयू एनिमीज को खा के न्यूट्रिशन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता था और 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर अप्रोचिंग एनिमीज को डिटेक्ट भी कर सकता था। जीयू के लिए लेवल 2 का रूट अब सबसे बड़ा हथियार था और इस पावर के साथ जीयू फर्स्ट ऑर्डर के बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार था। जीयू के इस डेवलपमेंट को देख उसके कैद किए गए ज्यादातर बीस्ट उसको सबमिट कर देते हैं, ओबीडिएंट बन जाते हैं। सिर्फ हनीपॉट बैजर को छोड़, जो अब
भी रेस्टलेस था और दोनों सिस्टर्स से खाने का इंतजार कर रहा था। सुबह से शाम तक जब दोनों सिस्टर्स और म्यूटेंट रेड फॉक्स नहीं आते तो जियू भी परेशान होने लगता है और अपने फॉल्कन्स को तीनों की स्काउटिंग करने के लिए बोल ही रहा होता है कि म्यूटेंट रेड फॉक्स अधमरी हालत में जियू के पास आके गिर जाता है। तुरंत जियू फॉक्स को अपने ट्री सैप का लाइफ एसेंस दे के हील करता है और जब जियू को पता चलता है कि उसकी ये हालत टोमाहॉक स्नेक ने किया है और साओलिंग और साओकिंग भी टोमाहॉक स्नेक के चंगुल में हैं, बहुत घायल हो चुके हैं, तो जियू एनरेज हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से टोमाहॉक स्नेक की तरफ गुस्से में बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ टोमाहॉक स्नेक अपने दांतों को साओकिंग में गड़ा चुका था। वो साओकिंग को निगलने ही वाला था कि एक जायंटिक रूट का जोरदार मार खा के 100 मीटर दूर पीछे जा गिरता है। अपने लेवल 2 के सेंटीपीड जैसे रूट से टोमाहॉक स्नेक को पीछे खदेड़कर जियू साओकिंग को जकड़ के अपने पास ले आता है। टोमाहॉक स्नेक जियू का स्पिरिचुअल एनर्जी चक चुका था। टोमाहॉक स्नेक जियू को मार के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवाउर करना चाहता था, पर जियू अब स्ट्रॉन्ग बन चुका था, इतना स्ट्रॉन्ग कि टोमाहॉक स्नेक अब जियू के सामने कुछ नहीं था। जियू से जीतने की उम्मीद छोड़ के टोमाहॉक स्नेक फिर से वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर जियू इंटेंस पेन महसूस कर रहा था, फिजिकली नहीं बट इमोशनली। वो साओकिंग की ये हालत देख बहुत दुखी हो रहा था। सिर्फ वही नहीं, सारे बीस्ट जिनको साओकिंग केयर करती थी, जिनसे वो जुड़ चुकी थी, उदास हो गए थे। सारे बीस्ट साओकिंग को उठने के लिए बोल चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। जियू सारे बीस्ट को चुप करा के साओकिंग को हील करने की कोशिश करता है, अपने लाइफ एसेंस को बार बार पिलाता है। अपने 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके खुद के लाइफ एसेंस को साओकिंग के साथ इन्फ्यूज भी करता है, बार बार करता है। साओकिंग को ठीक करने के लिए जियू अपने सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स को खर्च कर देता है, पर कोई फायदा नहीं होता। साओकिंग नहीं उठती, उसकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। जहाँ साओकिंग मर चुकी थी वहीं साओलिंग की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। अपने फॉल्कन से जियू को पता चलता है कि साओलिंग की बॉडी को इंसानों ने रेस्क्यू कर लिया था, पर साओलिंग कोमा में थी और मर भी सकती थी। जो बॉन्डिंग लड़कियों ने थोड़े से टाइम में मॉन्स्ट्रस बीस्ट से बनाए थे, प्यार का बॉन्डिंग, इमोशन का बॉन्डिंग, अब अपना असर दिखाने लगा था। सारे बीस्ट गुस्से से चिल्ला रहे थे, सारे बीस्ट टोमाहॉक स्नेक से लड़ने के लिए तैयार थे। जियू सारे बीस्ट को अपने कैद से रिलीज कर देता है। जियू अपने सारे बीस्ट के साथ टोमाहॉक स्नेक से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। जियू के बीस्ट आर्मी और टोमाहॉक स्नेक के बीच जंग शुरू हो जाती है। सीन स्टार्ट होता है बहुत सारे धमाकों से। धमाका जो टोमाहॉक स्नेक और गुस्से से भरे मॉन्स्टरस बीस्ट के लड़ने से हो रहा था। लड़ाई जिसमें जियू के सारे बीस्ट अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिए थे और चारों तरफ से टोमाहॉक स्नेक को अटैक पे अटैक किए जा रहे थे। लड़ाई में साइज मैटर करता था, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ था और टोमाहॉक स्नेक तो जायंटिक था। अपनी बेशुमार ताकत से टोमाहॉक स्नेक लड़ाई में अपर हैंड पा रहा था। जहां व्हाइट स्नेक जो लेवल 3 में था और टोमाहॉक स्नेक को हवाई हमले करने वाला था, उसे स्नेक आसानी से अपने दांतों से पकड़ लेता है और जमीन में पटक देता है। वहीं लेवल 2 का ब्लैक काओ भी पीछे नहीं रहता। हाई स्पीड से ब्लैक काओ टोमाहॉक स्नेक को टक्कर मारता है, पर टोमाहॉक स्नेक के जायंटिक बॉडी पे काओ के अटैक का कोई असर नहीं होता, उल्टा ब्लैक काओ का ही सिंग टूट जाता है। साओलिंग को याद करते हुए, उसके साथ बिताए पल को याद करते हुए, रोते हुए लेवल 3 का हनीपॉट बैजर टोमाहॉक स्नेक के ऊपर चढ़ चुका था। अपने तेजदार लोहे जैसे क्लॉथ से टोमाहॉक स्नेक पे अटैक करने लगा था, उसको अपनी पैने दांतों से चबाने लगा था, पर इतने अटैक से भी हनीपॉट बैजर बस उसका एक स्केल को ही उखाड़ पाया था और टोमाहॉक स्नेक के टेल के जोरदार अटैक से वो नीचे गिर गया था। ये सब देख वुल्फ्स कैसे पीछे रहते, जिन वुल्फ्स को साओलिंग प्यार से खिलाती पिलाती थी, जिनको मलहम पट्टी करती थी, वो वुल्फ्स टोमाहॉक स्नेक को चारों तरफ से घेर लिए थे। कोई टोमाहॉक स्नेक के आंख कान को तो कोई उसकी गर्दन को दांतों से पकड़ लिया था। इतने अटैक के बावजूद भी स्नेक अपने पूरे पावर में था और कुंडली मार के हर एक वुल्फ्स को अपने ऊपर से खदेड़ दिया था। वो थोड़ा बहुत घायल जरूर हुआ था, पर इतने छोटे छोटे घाव से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसी तरह म्यूटेंट रेड फॉक्स जो लड़कियों से सबसे ज्यादा जुड़ा था, जो टोमाहॉक स्नेक का पुराना दुश्मन था, जो टोमाहॉक स्नेक से एक बार नहीं बल्कि 3 बार लड़ चुका था, अब नेक्स्ट मैच में उतर चुका था। पिछली बार म्यूटेंट रेड फॉक्स वीक था, इसलिए लड़कियों को डिफेंड नहीं कर पाया था, पर अब वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था, वो फायर से इग्नाइट होके जल रहा था। टोमाहॉक स्नेक म्यूटेंट रेड फॉक्स को देख समझ चुका था कि इस बार अगर फॉक्स को वो जाने देता है तो अगली बार एक बड़ी मुसीबत बन के आएगा, उसका डेंजर लेवल बढ़ जाएगा। जहां टोमाहॉक स्नेक म्यूटेंट रेड फॉक्स को जल्द से जल्द मारने के लिए अपना मुंह खोल के उसे निगलना चाहता था, उसे डसना चाहता था, वहीं म्यूटेंट रेड फॉक्स स्नेक के अटैक्स को डॉज करके स्नेक के सर पे अपने दांतों और क्लॉज से हमला कर दिया था। दोनों शिकारी आपस में जूझने लगे थे। म्यूटेंट रेड फॉक्स जहां अपने क्लॉज और मजबूत जबड़े के साथ शिकार करने के लिए बना था, वहीं टोमाहॉक स्नेक अपने डायमंड लेदर स्केल के साथ, अपने पॉइजनस फैंग के साथ और अपने एक्स जैसे टेल और सर के साथ शिकार को 2 पलों में मार सकता था। टोमाहॉक स्नेक कैनियन की फूड चेन में सबसे ऊपर था। जहां टोमाहॉक स्नेक म्यूटेंट रेड फॉक्स पे भारी पड़ रहा था, वहीं पेरिग्रिन फॉल्कन्स लड़ाई के मैदान में आ चुके थे। पेरिग्रिन
फॉल्कन्स जो बचपन से जीयू को अपने फादर के रूप में देखे थे, जीयू जो फॉल्कन्स को छोटे चूजों से चिड़ियों में तब्दील किया था, जीयू जो दुख सुख में फॉल्कन्स का हिस्सा था, उसी जीयू को टोमाहॉक स्नेक ने चोट पहुंचाया था, उसे दुख पहुंचाया था और ये फॉल्कन्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फुल स्पीड से फॉल्कन्स टोमाहॉक स्नेक पे टूट पड़ते हैं। स्पीड उतना कि आसपास के इलाके में तूफान आ गया। स्पीड इतना कि पास खड़ा म्यूटेंट रेड फॉक्स दूर जा उड़ा। स्नेक के डायमंड लेदर स्केल को तोड़ते हुए टोमाहॉक स्नेक को हवा में उड़ाते हुए फॉल्कन्स स्नेक को कई जगह से घायल कर दिए, उसको पछाड़ दिए, पर उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। इतने स्पीड में उड़ने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से फॉल्कन्स अधमरी हालत में आ गए और वो नीचे बेजान होकर गिर गए। माहौल थोड़ा शांत हो गया था। जोरदार हवाई हमलों की वजह से टोमाहॉक स्नेक बेहोश हो गिरा था, पर ज्यादा देर शांति नहीं रही। जहां दूसरे बीस्ट बेहोश हो गिरे थे, वहीं टोमाहॉक स्नेक उठ खड़ा हुआ और घायल म्यूटेंट रेड फॉक्स पे हमला करने ही वाला था कि उसके अटैक को कोई बीच में रोक लिया था। उसके एक्स जैसे टेल को कोई पकड़ लिया था, जिसे देख टोमाहॉक स्नेक का सिक्स सेंस उसे चिल्ला चिल्ला के वहां से भागने को बोल रहा था। जीयू बैटल जोन में पहुंच चुका था। अपने बीस्ट को, अपने फैमिली को इस हालत में देख जीयू गुस्से से लाल हो रहा था। कुल्हाड़ी और पेड़ के बीच बैटल शुरू हो चुका था, पर इस बार शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। अपने लेवल 2 और लेवल 1 के रूट से जीयू टोमाहॉक स्नेक को जकड़ लिया था। इस बार टोमाहॉक स्नेक भाग नहीं सकता था। अपनी पूरी ताकत लगा के जीयू टोमाहॉक स्नेक को हवा में उठा के जमीन में पटक देता है। जीयू टोमाहॉक स्नेक से बहुत ज्यादा नफरत करता था। स्नेक जिसने उसके 2 फैमिली मेंबर्स को मारा, उसे वहां से जिंदा नहीं भेजने वाला था। टोमाहॉक स्नेक जीयू के रूट से फिसलकर जीयू को बांध देता है। जीयू को अपनी कुंडली में कस देता है, पर जीयू अब स्ट्रॉन्गर बन चुका था। जीयू के हर एक रूट स्नेक के डायमंड स्केल को तोड़ते हुए, तलवार की तरह घुसते हुए बॉडी के आर पार हो जाते हैं। स्नेक पे हथौड़े की तरह वार पे वार करते हैं। जीयू साओलिंग और साओकिंग के बारे में सोचते सोचते रूट्स को एक फीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और टोमाहॉक स्नेक को पंच पे पंच मारने लगता है। जीयू टोमाहॉक स्नेक को इतनी आसानी से नहीं मारने वाला था। वो उसे तड़पा तड़पा के मारने वाला था। उसके हर एक फैमिली मेंबर्स का बदला लेने वाला था। वो अधमरी स्नेक को जोरदार कोड़े मार मार के, पंच मार मार के टोमाहॉक स्नेक की चिथड़े उड़ा देता है। इस दुनिया में बस स्ट्रॉन्ग ही प्रिवेल कर सकते हैं और वीक स्ट्रॉन्ग के द्वारा मारे जाते हैं, खाए जाते हैं। इसलिए टोमाहॉक स्नेक साओलिंग और साओकिंग को मार दिया था, उनको खाना चाहता था। फूड चेन के ये रूल को जीयू अच्छी तरह से जानता था, पर फिर भी वो दुखी था। वो रो रहा था। सिर्फ वही नहीं, उसके बीस्ट भी रो रहे थे। वो लड़कियों को याद कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है एक गवर्नमेंट बिल्डिंग पे, जहाँ बताया जा रहा था कि पेनहुएन आइलैंड पे एक्सीडेंट हो रहे थे। 17 प्लेन्स का गायब होना, समंदर से म्यूटेंट सी बीस्ट निकल के शिप को निगल जाना और म्यूटेंट कौवों को आसमान पे हमेशा चक्कर लगाना, वही पेनहुएन आइलैंड के पास हो रहा था। उनके रिसर्चर्स के कैलकुलेशन से उनको पता चला था कि 5000 स्पिरिचुअल पावर वाले बीस्ट धीरे धीरे बढ़ रहे थे, फैल रहे थे। सीन स्टार्ट होता है पूनम की रात से, जहां पूनम का चांद पूरे कैनियन में अपना रोशनी बिखेर रहा था, पर पूरे कैनियन और इंसानी गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। उसी इंसानी गांव के पास एक लड़की की लाश मिलता है, साओकिंग की लाश, जिसे देख साओकिंग के फैमिली वाले इमोशनल होके फूट फूट के रोने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि म्यूटेंट रेड फॉक्स साओकिंग की लाश को छिपा के उसके फैमिली के पास लेके गांव के पास रखाया था। दूसरी तरफ कैनियन में चांदनी रात में सारे बीस्ट जीयू के पास इकट्ठे हुए थे। जीयू सबको लड़ाई में उसका साथ देने के लिए थैंक यू बोल सारे बीस्ट को अपना ट्री सैप पिला रहा था। ट्री सैप जिसकी वजह से ये लड़ाई हुआ था, जिसको पीने के लिए टोमाहॉक स्नेक जीयू से भी लड़ने को तैयार था। अब सारे बीस्ट को मिल रहा था। हर एक बीस्ट ट्री सैप पी के अपर एक लेवल में इवॉल्व हो रहे थे। इवोल्यूशन के साथ वो बड़े और पावरफुल भी हो रहे थे। उनको न्यू स्किल्स मिल रहे थे। जहां ब्लैक काउ इवॉल्व होके म्यूटेंट बाइसन में तब्दील हो गया था, वहीं वुल्व्स इवॉल्व होके म्यूटेंट विंड वुल्व्स में बदल चुके थे। उनको एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स मिलने लगे थे और इस उभरते स्पिरिचुअल दुनिया में एलिमेंटल पावर जरूरी भी थे, क्योंकि खुद जीव के पास भी एलिमेंटल पावर्स थे। बीस्ट ने बहुत कुछ सहा था। टोमाहॉक स्नेक की लड़ाई में मॉन्स्टर्स बीस्ट अपने जान तक लगा दिए थे, इसलिए जीव सबको फ्री कर दिया था, उनको वहां से जाने को बोल दिया था। पर बीस्ट जीव को छोड़ जाते नहीं। सारे बीस्ट जीव के सामने झुक गए थे और उसका साथ हमेशा देने का सोच लिए थे। जीव को अपना मास्टर बना लिए थे, उसको अपना फैमिली बना लिए थे। ये सब देख जीव इमोशनल हो गया था। जीव भी सबको अपने छाव में रखना चाहता था, उनको प्रोटेक्ट करना चाहता था, उनको बढ़ते देखना चाहता था। दुनिया बहुत बड़ी थी और उस बड़ी सी दुनिया के बहुत सारी चीजों को वो अभी तक नहीं जानते थे। उसी बड़ी दुनिया के खतरों के बारे में वो नहीं जानते थे, पर स्ट्रॉन्गर बन के एकजुट होके उस बड़ी सी दुनिया के लिए अपने आप को प्रिपेयर वो जरूर कर सकते थे। टोमाहॉक स्नेक से लड़ाई खत्म हो चुका था, पर माहौल को देख के लग रहा था कि बैटल कभी हुआ ही नहीं था। सारे बीस्ट को अपने पास देख जीव खुश हो रहा था, अपनी फैमिली को वो अपने पास देख खुश हो रहा था। कैनियन के एरिया में अब जीव का राज चल रहा था और अपने सारे बीस्ट को वो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया था, कुछ ना कुछ काम पे लगा दिया था। जैसे पेरेग्रिन फॉल्कन्स आसमान की पेट्रोलिंग करते रहते थे, वैसे ही विंड वुल्फ लैंड की पेट्रोलिंग करते रहते थे। वहीं बाइसन, क्रेन और मंकी बैटलफील्ड से बड़े बड़े पत्थर हटा रहे थे और म्यूटेंट रेड फॉक्स सबकी निगरानी
कर रहा था, वो एक गार्डियन बना था। सब बिस्ट को छोड़ वहाँ एक ऐसा बिस्ट भी था जो कुछ काम नहीं कर रहा था, बस सुस्ता रहा था। और इसी आदत की वजह से जीव से हमेशा वो मार भी खाता रहता था। वो था हनीपॉट बैजर, जो हमेशा जीव से लड़ता झगड़ता रहता था। हनीपॉट बैजर और जीव झगड़ा कर ही रहे थे कि जीव को एक तेजदार रोशनी दिखता है। वो सन तो नहीं था, पर सन की तरह ब्राइट जरूर था। देखते ही देखते वो लाइट जीव की तरफ बढ़ने लगा था। अपनी तरफ लाइट के गोले को इस तरह से फुल स्पीड में आते देख जीव घबरा जाता है। लाइट को अपने वाइन से ब्रांचेस से रोकने की कोशिश करता है, पर लाइट पे कोई असर नहीं होता। लाइट फुल स्पीड से आके जीव के रूट्स में ठहर जाता है और एक टाइनी ह्यूमनॉइड स्पिरिट का रूप ले लेता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो स्पिरिट साउकिंग थी, क्योंकि जीव साउकिंग के बॉडी को अपने लाइफ एसेंस के साथ फ्यूज किया था, उसे अपना ट्री सैप पिलाया था, तो साउकिंग मरने के बाद एक म्यूटेंट सोल या स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और क्योंकि जीव का रूट्स सोल नरिशमेंट कर सकता था, तो साउकिंग नरिशमेंट पाने के लिए, नरिशमेंट ऑब्जॉर्व करने के लिए जीव के रूट्स पे आके ठहरी थी। साउकिंग अब एक ऐसा स्पिरिट बन चुकी थी जिसपे फिजिकल अटैक्स का कोई असर नहीं होता था, और अवेकन होकर वो टेलीपैथी पावर भी एक्वायर कर सकती थी। रूट से स्पिरिचुअल पावर ऑब्जॉर्व करके साउकिंग स्पिरिट बन के पहली बार अपनी आंखें खोली थी और अपने सामने जीव को पाई थी। इसलिए साउकिंग जीव को अपने मास्टर के रूप में इम्प्रिंट कर चुकी थी। क्योंकि साउकिंग के स्पिरिट को अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था, वो सब कुछ भूल चुकी थी, तो जीयू साउकिंग को अपडेट करता है और उसे फिर से ही साउकिंग के नाम से बुलाने लगता है। जीयू प्रॉमिस करता है कि इस बार वो हमेशा उसकी प्रोटेक्ट करेगा, उसे पावरफुल बनाएगा। जहाँ जीयू और साउकिंग बातचीत कर रहे थे, वहीं हनीपॉट बैजर साउकिंग के स्पिरिट को देख नहीं पा रहा था। हनीपॉट बैजर सोचने लगता है कि जीयू उसी से ही अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, वो शायद जीयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हनीपॉट बैजर जीयू से इतना अहमियत पा के खुश हो जाता है, शर्मा जाता है। वहीं साउकिंग का सर दर्द से फटा जा रहा था, क्योंकि उसे विजन्स आ रहे थे। हमें यहाँ पे पता चलता है कि साउकिंग और साउलिंग ट्विंस थे, तो साउकिंग टेलीपैथी से अपने ट्विन सिस्टर साउलिंग से जुड़ने लगी थी। पहली बार टेलीपैथी यूज करके साउकिंग जोरदार हेडेक महसूस कर रही थी, तो जीयू साउकिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टेबल करने के लिए अपना लाइफ एसेंस का ड्रॉपलेट्स साउकिंग के ऊपर डाल देता है। लाइफ एसेंस पाके साउकिंग देखते ही देखते ग्रो हो जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। एक तरीके से साउकिंग अब एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना सीख गई थी। साउलिंग से टेलीपैथी से कनेक्ट होके वो क्लियर विजन्स पाने लगी थी और एस्ट्रल प्रोजेक्शन यूज करके खुद को और जीव को डायरेक्टली साउलिंग के रूम में ट्रांसपोर्ट कर ली थी। साउकिंग इतना स्ट्रॉन्गर हो रही थी कि अपने टेलीपैथी से कोमा में रहने वाली साउलिंग को वो पोजेस कर पा रही थी, उसके बॉडी को वो मूव कर पा रही थी, पर उसकी भी एक लिमिट थी। थोड़ा बहुत पावर यूज करके साउकिंग एग्जॉस्ट हो गई थी, अपने माना को वो डिप्लीट कर दी थी। पर एनफ प्रैक्टिस और टाइम के साथ जीव श्योर था कि साउकिंग एक टाइम में साउलिंग के बॉडी को लंबे टाइम तक पोजेस कर पाएगी, उसे कंट्रोल कर पाएगी। जहां जीव एक तरीके से साउकिंग को साउलिंग बनाने को सोच रहा था, साउलिंग को पोजेस करने को बोल रहा था, वहीं रिसर्चर्स का एक टीम अपने स्क्वाड मेंबर के साथ केनियन के इलाके में पहुंच चुका था। उनका नेक्स्ट टारगेट अब मिस्टी माउंटेन्स था। मिस्टी माउंटेन्स का इंफॉर्मेशन था, क्योंकि मिस्टी माउंटेन्स के ज्यादातर हिस्से को कोहरा हमेशा घेर के रखता था, तो रिसर्चर्स का ग्रुप मिस्टी माउंटेन के एक छोटे से गांव में जाने की सोचते हैं। सैटेलाइट ट्रैकिंग से वो लोग गांव को ढूंढ लेते हैं और बारिश में भीगते भीगते गांव की सीन स्टार्ट होता है जोरदार बारिश से, जहां साउकिंग जीयू को कुछ बता रही थी। साउकिंग गांव से कुछ अनजान स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट कर पा रही थी। गांव में कुछ मेहमान आए थे, कुछ इंट्रूडर्स लैंड ऑफ फॉग में घुस आए थे। जीयू नए लोगों की बातें सुन टेंस हो जाता है। वो उन अननोन लोगों के अननोन डेंजर के बारे में सोचने लगता है। जीयू उन लोगों के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना चाहता था, उनके नंबर्स के बारे में जानना चाहता था, उनके गांव में आने का रीजन के बारे में जानना चाहता था। पर इससे पहले कि साउकिंग अपने टेलीपैथी से और कुछ बता पाए और कुछ इंफॉर्मेशन ला पाए, साउकिंग को साउलिंग के पास्ट के बारे में विजन्स आने लगते हैं और साउकिंग साउलिंग के बॉडी से अपना कंट्रोल खो देती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि साउलिंग की बची कुची सोल अब साउकिंग के स्पिरिट के साथ मर्ज हो रही थी, साउकिंग से सहारा पा रही थी। जीयू साउकिंग और साउलिंग दोनों को हेल्प करने के लिए अपना ट्री सैप के लाइफ एसेंस को साउकिंग को पिला देता है और ट्री सैप पी के साउकिंग की स्पिरिट लेवल 3 से डायरेक्ट लेवल 5 में पहुंच जाती है। वो अपनी बहन साउलिंग के सोल को पूरी तरह अपने में फ्यूज कर देती है। साउलिंग और साउकिंग अब एक सिंगल सोल बन जाते हैं। दूसरी तरफ योन गोयून गांव में पहुंच चुका था और साउलिंग के बॉडी के सामने था। साउलिंग के ग्रैंडपा साउलिंग को कोमा से बाहर लाने के लिए गोयून से मदद मांग रहा था। साउलिंग को चेक करते ही गोयून सरप्राइज हो जाता है। साउलिंग की स्पिरिचुअल पावर को देख सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि साउलिंग के चारों तरफ स्पिरिचुअल पार्टिकल्स मौजूद थे। वो एक अवेकनर थी और फायर एफिनिटी की एट्रीब्यूट्स पोजेस करती थी। गोयून समझ चुका था कि साउलिंग उन्हीं में से एक अवेकनर थी। प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के साथ साउलिंग स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में ऊंचाइयों तक पहुंच सकती थी। तो साउलिंग को ठीक करने के लिए, रिकवर करने के लिए गोयून चुपके से साउलिंग को एक पोशन पिला देता है। पोशन जो आसपास के इलाके से स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकती थी और पेशेंट को 1-2 दिन में हील कर सकती थी।
पोषण पीते ही चारों तरफ से एनर्जी पार्टिकल शाओलिंग को घेर लेते हैं और एक एनर्जी का पिलर धमाके के साथ काली अंधेरी रात को चीरते हुए आसमान की तरफ निकल पड़ती है। शाओलिंग अवेकन हो चुकी थी। अपने स्पिरिचुअल लेवल में अवेकन होने के साथ साथ कोमा से भी वो बाहर आ चुकी थी। जहां शाओलिंग को उठते देख उसकी फैमिली, उसके गांव वाले खुश हो रहे थे, वहीं गोयुन कंफ्यूज था। वो अपने पूरे लाइफ में किसी पेशेंट को इतनी जल्दी कोमा से रिकवर होते नहीं देखा था। हमें यहाँ पे पता चलता है कि शाओकिंग ट्री के लाइफ एसेंस पी के शाओलिंग के सोल के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो चुकी थी। अब वो शाओलिंग को पूरी तरह से पोजेस कर पा रही थी। शाओकिंग शाओलिंग के बॉडी में रह के जियू की जासूस बन चुकी थी। पूरा स्क्वाड अब गांव में पहुंच चुका था। पूरा गांव शाओलिंग के होश में आने की खुशी में रिसर्चर्स के स्क्वाड को धूमधाम से स्वागत कर रहा था। पूरा गांव चहल पहल से भर चुका था। पार्टी में पूरे गांव के लोग एक साथ रिसर्चर्स के स्क्वाड के साथ खाना पीना कर रहे थे। वहीं शाओलिंग भी बैठी थी। शाओलिंग जियू के कहने पे अपना काम शुरू कर दी थी, अपना जासूसी का काम, अपना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का काम। शाओलिन गोयुन से पूछती है कि उनकी स्क्वाड ऐसी सुनसान जगह पे क्यों आई थी, उनका यहाँ पे क्या काम था। तो शाओलिन के क्वेश्चन का आंसर देते हुए गोयुन बताता है कि वो लोग इस जगह पे रिसर्च करने के लिए आए थे, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे, म्यूटेंट बीस्ट के बारे में पता करने को आए थे। हमें यहाँ पे पता चलता है कि इंसानों के पास स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल सैटेलाइट थे जो स्पिरिचुअल पावर की अबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कर सकते थे। सैटेलाइट स्पिरिचुअल पावर के लोकेशन तो बता सकते थे पर एक्यूरेटली उनको पिन पॉइंट नहीं कर सकते थे। रिसर्च स्क्वाड के हिसाब से अगर इस जगह पे स्पिरिचुअल अबनॉर्मलिटी होगी तो पूरे एरिया को इवैक्यूएट कर दिया जाएगा, गांव को पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा। सैटेलाइट के बारे में सुनते ही जियू घबरा जाता है, पर जब जियू को पता चलता है कि सैटेलाइट एक्यूरेटली कुछ बता नहीं पाता तो उसकी जान में जान आती है। जियू श्योर हो जाता है कि स्पिरिचुअल अबनॉर्मलिटी जरूर टोमाहोक स्नेक की लड़ाई के दौरान डिटेक्ट हुआ होगा, क्योंकि पूरे केनियन के एरिया को जियू अपने डेंस फॉग से ढक के रखता है, इसलिए वो लोग अभी तक इंसानों के हाथों नहीं लगे थे, वरना स्पिरिचुअल सैटेलाइट की वजह से जियू और उसके बीस्ट कब का टेस्ट सब्जेक्ट बन चुके होते। जियू अब इंसानों से, उनके एडवांस मैकेनिज्म से, उनके टेक्नोलॉजी से घबराने लगता है। पर अगर इंसान उसके एरिया में आ गए, उसको ढूंढ लिए, फैमिली को चोट पहुंचा दिए तो इंसान उसके कहर से नहीं बच पाएंगे। सीन शिफ्ट होता है गाँव में, जहाँ सुबह सुबह पूरा स्क्वाड फॉरेस्ट के बारे में पता करने को निकला होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रिसर्चर्स गांव को इवैक्यूएट करना है या नहीं, फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करके उसके स्पिरिचुअल म्यूटेशन लेवल को देख के डिसाइड करने वाले थे। फॉरेस्ट के अंदर जाते ही स्क्वाड का विजिबिलिटी ना के बराबर हो गया था। वो एक ही जगह बार बार घूमने लगे थे, वो कंफ्यूज होने लगे थे। 2 दिनों तक पूरी स्क्वाड फॉरेस्ट की कोहरे में भटक रहा था। गोयुन क्लेवर था, वो जगह जगह मार्क छोड़ रहा था, पर कोहरे की वजह से सब मजबूर होकर गोल गोल घूम रहे थे। कोहरा उनके दिमाग के साथ खेलने लगा था। उसी कोहरे पे कोई उन पे नजर रख रहा था, उनकी हर हरकत पे कोई नजर गड़ाए हुए था और उसके जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। रिसर्चर्स का स्क्वाड जितना कैनियन के गहराई में जा रहा था उतना ही कोहरा बढ़ता चला जा रहा था। उनको सिचुएशन डेंजरस लगने लगा था। तभी उनको एक वुल्फ की रोने की आवाज सुनाई देता है। आवाज को सुनते ही टीम का कैप्टन सारे स्क्वाड को अलर्ट कर देता है, क्योंकि इस घने कोहरे में अगर वुल्फ अटैक कर भी दे तो उसे देखना नामुमकिन था, उससे अपने आप को बचाना नामुमकिन था। जहां सारे स्क्वाड मेंबर्स वेपन हाथ में लिए अपने आप को वुल्फ से बचाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं घने कोहरे से एक बड़ा सा वुल्फ आके स्क्वाड के कैप्टन को ही अपने दांतों में जकड़ लेता है, उसे अपना शिकार बना लेता है। बीच की पहचान करके कैप्टन को बचाने के लिए सारे फोर्स म्यूटेंट विंड वुल्फ पे गोलियों की बौछार कर देते हैं, पर म्यूटेंट विंड वुल्फ पे गोलियों की कोई असर नहीं होता, उल्टा गोली सोल्जर्स पे ही वापस। सीन स्टार्ट होता है बैटल की समरी से, जहां बीस्ट और ह्यूमंस की पहली कॉन्फ्रंटेशन खत्म हो चुकी थी। ह्यूमंस अपने 6 सोल्जर लड़ाई में खो दिए थे और मजबूर होकर अपने कैंप वापस चले जा रहे थे। जहां ह्यूमंस अपने हारने की वजह हनीपॉट बैजर को समझ रहे थे, वहीं जियू ह्यूमंस के उसके एरिया से चले जाने पे खुश हो रहा था। जियू सारे इंट्रूडर्स को मारना चाहता था, पर उसके ऐसा करते ही वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता और जियू अभी के लिए सेंटर ऑफ अटेंशन बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। वो पहले स्ट्रॉन्गर बनना चाहता था। इवॉल्व होकर जियू इतना पावरफुल बनना चाहता था कि ह्यूमंस और ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। अभी के लिए उसके म्यूटेंट बीस्ट और फॉग दुश्मनों से अपने एरिया को सक्सेसफुली डिफेंड कर दिए थे, पर फ्यूचर में इंसानों और जियू के बीच कॉन्फ्रंटेशन होना इनइविटेबल था। एक तरफ बचे कुछ रिसर्चर्स का स्क्वाड शाओलिंग को साथ लिए अपनी गाड़ी में हेडक्वार्टर्स वापस लौट रहे थे, तो दूसरी तरफ म्यूटेंट विंड वुल्फ्स घायल हनीपॉट बैजर को मुंह में लिए जियू के पास आ रहे थे। शाओलिंग अब एक अवेकनर थी। अपने फायर एट्रीब्यूट्स और स्पिरिचुअल पावर के साथ वो बहुत आगे बढ़ सकती थी। शाओलिंग को ट्रेन करने के लिए, उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए रिसर्चर्स का स्क्वाड उसको मिस्ट्री सेक्टर पे ले जा रहे थे।
जहां स्क्वाड मेंबर्स उनके बीच एक लड़की के आ जाने से शर्मा रहे थे, साओलिंग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं साओ किंग साओलिंग के बॉडी में रह के लड़कों की हरकतों से परेशान हो साओलिंग की बॉडी को छोड़ दी थी। बिना साओ किंग की पोजीशन की साओलिंग की बॉडी वहीं गाड़ी में सो जाती है और स्लीपिंग ब्यूटी बोल के नाम पाती है। दूसरी ओर जब म्यूटेंट विंड वुल्फ्स हनीपॉट बैजर को ले जीयू के पास आते हैं तो जीयू हनीपॉट बैजर के अधमरी शरीर को अपने लाइफ एसेंस से तुरंत इलाज नहीं करता, क्योंकि हनीपॉट बैजर का बॉडी बहुत वीक हो गया था और डायरेक्टली लाइफ एसेंस इंजेक्ट करने से वो मर भी सकता था। बल्कि जीयू अपने लेवल 2 के सेंटीपीड जैसे रूट से ग्राउंड में एक तालाब बनाता है और तालाब को पास ही के एक रिवर के साथ कनेक्ट कर देता है। तालाब में अपने लाइफ एसेंस का कुछ बूंदे डाल के डाइल्यूट नेचुरल स्प्रिंग तैयार कर देता है, जिसमें म्यूटेंट बीस्ट डुबकी लगा के अपने आप को हील कर सकते थे, रिकवर कर सकते थे। और उसी तालाब में अधमरी हनीपॉट बैजर के बॉडी को डाल दिया जाता है और देखते ही देखते हनीपॉट बैजर हील होने लगता है, लेवल में राइज होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पे, जहां रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड गोयुन से बातचीत कर रहा था। रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड गोयुन को देख उसके हालत को देख बोलता है कि इस बार शायद गोयुन का पल्ला किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ पड़ा था, जिसने गोयुन की ये हालत कर दिया था। रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड गोयुन से फॉग के बारे में पूछने लगता है, फॉग के इफेक्ट के बारे में पूछने लगता है, जिसपे गोयुन हंसते हुए बोल देता है कि माउंटेन रेंज में शायद पावरफुल म्यूटेंट बीस्ट थे, माउंटेन शायद चेंज हो रहा है, वहाँ का इकोसिस्टम शायद चेंज हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है। गोयुन के हिसाब से फॉग आसपास की एनवायरनमेंट में चेंज तो ला रहा था, पर फॉग के इफेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ अभी तक पता नहीं चला था। गोयुन के एक्सप्लेनेशन सुन के रिसर्चर्स का हेड माउंटेन रेंज को येलो वार्निंग एरिया में रखने को बोलता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के हिसाब से वहाँ का फॉग, वहाँ के बीस्ट उतने पावरफुल और डेंजरस नहीं थे। उस एरिया को छोड़ अब रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड साओलिंग के बारे में पूछने लगता है, जो कि एक एलिमेंटलिस्ट थी और प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकती थी। हमें यहाँ पे 4 जोन्स के बारे में पता चलता है। फर्स्ट था ग्रीन जोन, जहाँ ह्यूमंस पीसफुली रहते थे। सेकंड था येलो जोन, जहाँ सावधानी बरतनी पड़ती थी पर डेंजर लेवल उतना नहीं था। थर्ड था रेड जोन, जहाँ हर वक्त निगरानी रखनी पड़ती थी क्योंकि डेंजर लेवल क्रिटिकल था। और फोर्थ था प्रोहिबिटेड एरिया, द मोस्ट डेंजरस जोन, जहाँ डेंजर लेवल इतना क्रिटिकल था कि लाइफ इम्पॉसिबल था। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल बरमूडा ट्रायंगल था, जहाँ से आज तक एक भी प्लेन उड़ के नहीं जा पाया था। जीयू लकी था क्योंकि उसके पास कोहरा और हेलुसिनोजेनिक का स्किल था। उसी स्किल के वजह से जीयू रेड जोन में डाले जाने से बच गया था। सीन शिफ्ट होता है प्रैक्टिस मैच में। प्रैक्टिस मैच जो लेवल 6 के हनीपॉट बैजर और लेवल 8 के म्यूटेंट रेड फॉक्स के बीच हो रहा था। दोनों इवॉल्व हो चुके थे और अपने स्ट्रेंथ का, अपने स्किल का मैच में बखूबी यूज कर रहे थे। यहाँ तक कि कभी कभी हनीपॉट बैजर मैच को थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली लेने लगता था और जीतने की जिद पकड़ लेता था, जिसे बाद में जीयू संभाल लेता था। इसी तरह टाइम बीतता जा रहा था। ह्यूमंस अब जीयू के एरिया में, कैनियन के एरिया में नहीं दिखने लगे थे। म्यूटेंट बीस्ट अपने मास्टर जीयू के लिए इजी प्रे लेके आते रहते थे, अपने मास्टर को इवोल्यूशन पॉइंट्स कलेक्ट करने में हेल्प करते रहते थे। जीयू का फैमिली अच्छे खासे तरीके से खा पी के बढ़ रहे थे। जहाँ म्यूटेंट विंड वुल्फ्स खाने को ले टूट पड़ते थे, वहीं म्यूटेंट रेड फॉक्स अपना शान दिखाते हुए म्यूटेंट विंड वुल्फ्स के पास भी नहीं जाता था। जहाँ गोल्डन मंकी लेवल 4 में पहुंच चुका था और जीयू के पत्तों को चुराते हुए, खाते हुए अपने इनर टैलेंट को अवेकन कर चुका था, वहीं व्हाइट क्रेन लेवल 5 में पहुंच चुकी थी और ज्यादातर टाइम पास के तालाब में तैरती रहती थी। अपने बीस्ट के हेल्प से जीयू हंटिंग कर करके 172 इवोल्यूशन पॉइंट्स कलेक्ट कर चुका था। जीयू भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। क्योंकि ब्रांचेस को इवॉल्व करना एक्सपेंसिव था, तो जीयू अपने आधे ब्रांचेस को इवॉल्व किया था। ब्रांचेस अपग्रेड होके, इवॉल्व होके, स्ट्रेंथन होके न्यू एबिलिटीज गेन किए थे। लेवल 2 के म्यूटेंट ब्रांचेस स्टील जैसे हार्ड थे, धागे जैसे फ्लेक्सिबल थे और अपने में पैरालिसिस टॉक्सिन कैरी कर रहे थे। क्योंकि ब्रांचेस इवॉल्व हो चुके थे, तो उन ब्रांचेस से लाइफ एसेंस देने से इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च होने बंद हो गए थे। जीयू को अपने न्यू ब्रांचेस के पैरालिसिस टॉक्सिन को टेस्ट करने के लिए एक बकरा चाहिए था और बकरा उसके सामने भी था। हनीपॉट बैजर मस्ती में म्यूटेंट बाइसन से लड़ रहा था और हनीपॉट बैजर टेस्ट सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट था। जीयू तुरंत अपने पैरालिसिस स्टिंग को यूज करके हनीपॉट बैजर को स्टन करता है। देखते ही देखते हनीपॉट बैजर वहीं बेहोश हो जाता है, पर कुछ सेकंड में हनीपॉट बैजर फिर से उठ खड़ा होता है और उसे पीछे से अटैक करने वाले को ढूंढने लगता है। अपने न्यू स्किल को यूं चुटकियों में बेकार होते देख जीयू का दिमाग। सीन स्टार्ट होता है जीयू और साओकिंग की बातचीत से, जहां जीयू साओकिंग को टेस्ट में पास होने को, रिसर्च इंस्टीट्यूट से और ज्यादा इंफॉर्मेशन लाने को बोल रहा था। अपने ट्री सैप के लाइफ एसेंस को पिला के ललचा रहा था। जीयू और साओकिंग दोनों इंसानों के इन्फिल्ट्रेशन मतलब स्पाइंग को लेके सीरियस थे। वो इतने सीरियस थे कि उनके स्पाइंग के बारे में अगर किसी इंसान को पता चल गया या प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो उस प्रॉब्लम को वो निपटाने के लिए भी तैयार थे। साओकिंग और जीयू के बातों से हमें ये भी पता चल गया था कि साओलिंग फायर एलिमेंट में अवेकन होने वाली थी।
और साओ किंग स्पिरिचुअल एलिमेंट में अवेकन होने वाली थी। वहीं जीयू अपने लाइफ एसेंस को साओ किंग के सोल के साथ फ्यूज कर दिया था। क्योंकि साओलिंग और साओ किंग के सोल अब एक हो चुके थे, तो उनके सारे पावर्स भी अब कॉम्बाइन हो चुके थे। देखते ही देखते एक मॉन्स्टर का जन्म होने वाला था, जो बीस्ट और इंसानों के कॉम्बिनेशन से बनने वाला था। सीन शिफ्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। इंस्टीट्यूट जो स्पिरिचुअल पावर को स्टडी करने में स्पेशलाइज था। इंस्टीट्यूट जो दुनिया के हर एक कोने से अवेकन लोगों को गैदर करता था, उनको ट्रेन करता था, उनके साइकिक पावर को स्टडी करता था और अवेकन लोगों को सुपर ह्यूमंस में कन्वर्ट करता था। एक तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पूरा का पूरा एक एकेडमी था। उसी एकेडमी में साओलिंग की तरह दुनिया भर के न्यू अवेकन लोग इकट्ठे हुए थे। वहीं पे एक शहरी लड़की साओलिंग को गवार और गाँव की लड़की समझ उसको कमजोर समझ रही थी, उसको नीचा समझ रही थी। तभी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड मतलब डायरेक्टर न्यू अवेकन लोगों को जोरदार भाषण के साथ स्वागत कर रहा था। डायरेक्टर अपने भाषण में एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे दुनिया बदल रही थी और बदलते दुनिया में इंसान खतरे में थे। इंसान अगर इस बदलते दुनिया के साथ साथ अपने आप को नहीं बदलते, इवॉल्व नहीं करते, तो पूरे इंसानों का स्पीशीज खत्म हो सकता था। अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए इंस्टीट्यूट से बेस्ट जगह और नहीं हो सकता था, क्योंकि इंस्टीट्यूट में हमेशा प्रोफेशनल ट्रेनर्स और ऑथराइज्ड प्रोफेसर्स उनके साथ होते, उनको ट्रेन करते, उनकी ग्रोथ को स्टडी करते। लास्ट में अवेकन लोगों के साथ एक न्यू दुनिया बनेगा, इंसानों का दुनिया बोल के डायरेक्टर सारे न्यू अवेकन लोगों में जोश का आग लगा देता है। डायरेक्टर के भाषण के बाद एक एक करके अवेकन लोगों का टेस्ट शुरू हो जाता है। सबसे पहले था पावर टेस्ट, जिसमें एक अवेकन इंसान की स्पिरिचुअल पावर को कैलकुलेट किया जाता था, जिसका जितना हाई पॉइंट्स उसको उतने बड़े क्लास में रखा जाता था। एक एक करके सारे अवेकन्स अपने टेस्ट ले रहे थे। कोई 1200 स्पिरिचुअल पावर लेवल में मीडियम क्लास पे रहता था, तो कोई 180 स्पिरिचुअल पावर में लो क्लास, कोई 900 स्पिरिचुअल पावर में मीडियम क्लास पे रहता था, तो कोई 5 स्पिरिचुअल पावर के साथ सुपर लो क्लास में रहता था। किसी का रिजल्ट देख एग्जामिनर खुश हो रहा था, तो किसी का रिजल्ट देख आग बबूला हो रहा था। पर वहाँ एक ऐसी स्टूडेंट भी थी जिसका रिजल्ट एग्जामिनर देख सरप्राइज हो गया था। यान लेनलिंग एक शहरी पर एटीट्यूड वाली लड़की थी, जो साओलिंग जैसे गांव की लड़कियों को अपने नीचे देखती थी, कमजोर समझती थी। वही लेलिंग स्पिरिचुअल टेस्ट में 2000 स्कोर पाके हाई क्लास में एंट्री पाके सबको सरप्राइज कर दी थी। अब बारी साओलिंग की थी। जहाँ लेलिंग साओलिंग को वीक समझ रही थी, वहीं स्पिरिचुअल टेस्ट में देखते ही देखते 5000 फिर 6000 का स्कोर पाके साओलिंग सबका मुंह खुला का खुला कर दी थी। साओलिंग की स्पिरिचुअल पावर वहीं पे नहीं रुकी। उसकी पावर लेवल इतनी बढ़ी कि मेजरमेंट डिवाइस भी ओवरलोड से धमाके के साथ टूट गई। साओलिंग की स्पिरिचुअल पावर को देख लेलिंग ही नहीं बल्कि वहां खड़े दूसरे अवेकनर्स, ट्रेनर्स और यहाँ तक कि डायरेक्टर भी सरप्राइज हो गए थे। सेकंड था एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां स्किल्स और स्ट्रेंथ को मेजर किया जाने वाला था। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को अपने अपने फेवरेबल जोन्स में उनके स्ट्रेंथ को नापने के लिए, परखने के लिए भेजा गया। साओलिंग और लेलिंग को दूसरे इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ एक ही फील्ड में भेजा गया। उनके स्टेमिना को परखा गया, उनके डिटर्मिनेशन को परखा गया। जहां दूसरे स्टूडेंट्स इजीली थक गए थे, वहीं साओलिंग और लेलिंग अभी तक खड़े थे और लड़ने के लिए तैयार थे। वहां क्वालिफाई होने का एक ही कंडीशन था, अपने इंस्ट्रक्टर को टैग करके, अपने इंस्ट्रक्टर को छू के। क्वालिफिकेशन चाहे इजी था, पर प्रॉब्लम था उनका इंस्ट्रक्टर। गोयुन एक सुपर ह्यूमन था, बहुत सारे लड़ाइयां लड़ चुका था और इस जोन में वही अवेकनर्स का इंस्ट्रक्टर था। वो आसानी से किसी अवेकनर को खुद को छूने नहीं देने वाला था। वो किसी को इजीली क्वालिफाई नहीं करने वाला था। साओलिंग को अच्छे से पता था कि डिस्क्वालिफिकेशन उसके ऑप्शन में बिल्कुल नहीं था। उसे किसी भी हाल में खुद को क्वालिफाई करना ही था। साओलिंग अपने फायर एट्रीब्यूट्स को यूज करती है। देखते ही देखते वो फायर में घिर जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जहां गोयुन एक टाइम साओलिंग को लाइटली ले रहा था, वो अपने आप को अभी डिफिकल्ट सिचुएशन में पा रहा था। तेजदार स्पीड के साथ साओलिंग गोयुन को छूने ही वाली थी कि लेलिंग एम वक्त पे उसको धक्का देके दूर फेंक देती है और मौके का फायदा उठा के खुद इंस्ट्रक्टर को छू लेती है। जहां फुल स्पीड के इंपैक्ट के वजह से, धक्का खाने के वजह से साओलिंग के सर से खून निकल रहा था, वहीं लेलिंग साओलिंग को एक गांव की लड़की होने की वजह से, उसकी बेवकूफी की वजह से चिढ़ाने लगी थी। साओलिंग लेलिंग के कमेंट सुन चिढ़ने लगी थी। वो अपने मास्टर के रूल्स को याद करने लगी थी, रूल्स जिसके हिसाब से अपने सामने के प्रॉब्लम्स को खत्म करना था। और अभी के लिए साओलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेलिंग थी। साओलिंग अपने मास्टर को याद करते हुए लेलिंग की ओर बढ़ने लगती है, उस पर अटैक कर देती है, लेलिंग के सर को जमीन में पटक देती है। साओलिंग लेलिंग को मारने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेलिंग को साओलिंग की आंखों में अपनी मौत दिख रही थी। लेलिंग खौफ में आ चुकी थी, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, माफी मांग रही थी, पर साओलिंग रुकने वाली नहीं थी। यहाँ तक कि गोयुन साओलिंग और लेलिंग के बीच आ गया था और लेलिंग को साओलिंग के हाथों से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी हर कोशिश साओलिंग के स्ट्रेंथ के सामने फेलियर था। पर जब साओलिंग सुनती है कि वो टेस्ट में पास हो गई है और ये
सीन स्टार्ट होता है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी के माइनिंग एरिया से, जहां स्पिरिचुअल स्टोन्स के खजाने को पाके इंस्टीट्यूट वाले खुश थे। वहीं उनकी खुशी को ग्रहण लगाने के लिए, तबाह करने के लिए आ गया था सिल्वर सेंटीपीड। सिल्वर सेंटीपीड एक सेकेंड ऑर्डर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीस्ट था, जिसके स्पिरिचुअल पावर 1,20,000 था, जिसने अकेले ही पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन के स्क्वाड मेंबर्स को खत्म कर दिया था। खबर सुन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले पैनिक में थे। स्पिरिचुअल स्टोन अपनी एनर्जी की वजह से ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, और उसी अट्रैक्शन की वजह से स्पिरिचुअल स्टोन माइन में अब एक सेकेंड ऑर्डर का बीस्ट आ चुका था। स्पिरिचुअल स्टोन माइन में अब सिल्वर सेंटीपीड कब्जा कर चुका था, और उस सेंटीपीड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को निपटना अटमोस्ट इंपोर्टेंट था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने ट्रेन ब्रांच ऑफिस से इलीट फोर्स स्क्वाड को सिल्वर सेंटीपीड से निपटने को भेज चुके थे। दूसरी तरफ जीयू अपने आप को स्ट्रेंथनिंग कर रहा था। अपने 8 रूट्स को छोड़ जीयू अपने ज्यादातर ब्रांचेस और रूट्स को डेवलप कर चुका था। जल्द ही वो फर्स्ट ऑर्डर के पीक में पहुंचने वाला था। फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होते ही वो सेकेंड ऑर्डर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने वाला था, जहां जीयू सोच में पड़ा था कि सेकेंड ऑर्डर में पहुंचने के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगेगा, स्पिरिचुअल एनर्जी को छिपाने से भी नहीं छिपेगा, और जल्द ही वो इंसानों के सैटेलाइट से डिटेक्ट हो जाएगा। वहीं साउकिंग एक अर्जेंट न्यूज लेके आती है और सिल्वर सेंटीपीड से जुड़े सिचुएशन के बारे में जीयू को अपडेट करती है। साउकिंग बताती है कि सिल्वर सेंटीपीड 1,20,000 के स्पिरिचुअल पावर वाला मॉन्स्टर था, और अगर इंसान मिलकर 1,20,000 स्पिरिचुअल पावर वाले बीस्ट के साथ जूझ सकते हैं तो जीयू का स्पिरिचुअल लेवल तो बस 16,000 है। इंसान स्पिरिचुअल स्टोन के साथ अपने बॉडी के स्ट्रेंथ को अपग्रेड कर रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो स्पिरिचुअल स्टोन को यूज कर करके एक टाइम ऐसा आएगा जब इंसान जीयू और उसके बीस्ट के साथ कैचअप कर लेंगे। जीयू ये सुन घबराने लगा था। वो इंसानों से थर्ड ऑर्डर में पहुंचने से पहले उलझना नहीं चाहता था, पर अगर इंसान भी अपने पावर्स को अपग्रेड कर रहे हैं तो जीयू के सारे प्लान्स देखते ही देखते उसके सामने कोलैप्स होने वाले थे। क्योंकि सिल्वर सेंटीपीड एक सेकेंड ऑर्डर का बीस्ट था, तो जीयू सोच में पड़ गया था कि इंसानों की सैटेलाइट अभी तक उसको डिटेक्ट कैसे नहीं कर पाया था। जीयू साउकिंग को और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेज देता है, जहां साउकिंग को अपने मास्टर को छोड़ बार बार इंसानों के बीच जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर अपने मास्टर की खैरियत के लिए, उसकी कमांड को मानने के लिए साउकिंग को इंसानों के बीच इंफॉर्मेशन लाने जाना पड़ता था। वहीं साउकिंग को इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर से पता चल गया था कि म्यूटेंट बीस्ट आराम से अपने आप को स्पिरिचुअल स्टोन के बीच छिपा सकते हैं, अपने ओरा को, अपने एनर्जी को सैटेलाइट से छिपा सकते हैं। दूसरी तरफ फॉल्कन्स का झुंड एक क्वीन आंट को जीयू के हंट में हेल्प करने के लिए ले आए थे। जीयू को इवोल्यूशन पॉइंट्स गेन करने में हेल्प कर रहे थे। क्वीन आंट के पीछे पीछे आ गए थे क्वीन की पूरी सेना। एक तरीके से जीयू को फॉल्कन्स की वजह से पूरा एक फ्री का बुफे मिल गया था। क्वीन आंट और उसके आर्मी को मार के जीयू को टोटल 882 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए थे। जहां जीयू अपने आप को प्रिपेयर करने लगा था, अपने बाकी 8 रूट्स को इवॉल्व करते करते जोरदार पेन महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जीयू से दूर बर्फीली जमी हुई लेक के पास हनीपॉट बैजर घायल पड़ा था। हमें यहाँ पे पता चलता है कि हनीपॉट बैजर मछलियों का शिकार कर रहा था, जब उसे एक ऑटर का फैमिली मिलता है। क्योंकि ऑटर्स भूखे थे तो हनीपॉट बैजर उनसे अपने फिश को शेयर करता है, और देखते ही देखते ऑटर्स का फैमिली और हनीपॉट बैजर एक दूसरे से घुल मिल चुके थे, दोस्त बन चुके थे। हनीपॉट बैजर ऑटर्स के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, पर उसके एंजॉयमेंट को कोई बर्बाद कर देता है। उसके सामने ओटर के फैमिली को कोई कुचल देता है। हनीपॉट बैजर के सामने एक जायंटिक बीस्ट आ चुका था, जिसने ओटर के फैमिली को अपने पैरों तले कुचल दिया था। अपने न्यू फ्रेंड्स को ऐसे मरते देख हनीपॉट बैजर बौखला जाता है और जायंटिक बीस्ट पे टूट पड़ता है। पर एक हनीपॉट बैजर एक जायंटिक बीस्ट के सामने क्या ही कर सकता था। थोड़ी देर बाद स्काउटिंग करने वाले म्यूटेंट विंड वुल्फ्स को हनीपॉट बैजर की अधमरी शरीर मिलता है, जिसे वो हील करने के लिए जीयू के पास ले आते हैं। जीयू हनीपॉट बैजर की ये हालत देख उसे हील करने के लिए उसे अपने डायलूटेड स्पिरिचुअल पॉन्ड में डाल देता है, और गुस्से में म्यूटेंट रेड फॉक्स को और म्यूटेंट विंड वुल्फ्स को जमीन के कोने कोने को छानने को, उस बीस्ट को ढूंढने को लगाने ही वाला था कि साउकिंग जीयू के पास पहुंच जाती है, और वो जीयू को खबर करती है कि हाई लेवल के बीस्ट अपने ऑरा को, अपने स्पिरिचुअल पावर को स्पिरिचुअल स्टोन के बीच माइन के अंदर छिपा सकते हैं। तब जीयू अपने एरिया के अंडरग्राउंड रिवर के बारे में सोचने लगता है, अंडरग्राउंड रिवर की स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में सोचने लगता है। वो कंक्लूड होता है कि उनके एरिया में भी एक स्पिरिचुअल स्टोन से भरा हुआ माइन है, जिससे गुजर के रिवर अपने स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी को पार। सीन स्टार्ट होता है डंजन की केव से, केव जो स्पिरिचुअल स्टोन से भरा हुआ था। स्पिरिचुअल स्टोन जो अंडरग्राउंड रिवर को अपनी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी, स्पिरिचुअल पावर दे रहे थे, और उसी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने के लिए जायंट एलिफेंट टर्टल अंडरग्राउंड केव को अपना घर बनाया था। जायंट एलिफेंट टर्टल स्पिरिचुअल केव की स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर कर के फर्स्ट ऑर्डर की पीक में पहुंच चुका था, और एक ब्लड ग्रास प्लांट की निगरानी कर रहा था। ब्लड ग्रास प्लांट जो स्पिरिचुअल स्टोन पे उगता था, स्पिरिचुअल स्टोन का कॉम्पेनियन था, एलिफेंट टर्टल का कॉम्पेनियन था, और ट्रांसेंड होने के लिए, इवॉल्व होने के लिए
एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट था। शाओकिंग ब्लड ग्रास प्लांट को देख चुकी थी, वो जायंट एलिफेंट टर्टल को भी देख चुकी थी। वो श्योर हो गई थी कि यही एलिफेंट टर्टल उसके ब्रदर हनीपॉट बैजर को घायल किया था। क्योंकि शाओकिंग एलिफेंट टर्टल की स्ट्रेंथ को जान चुकी थी, तो वो एलिफेंट टर्टल को और ज्यादा टाइम देके इवॉल्व होने का मौका नहीं देना चाहती थी। शाओकिंग एलिफेंट टर्टल के और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने से पहले, अपने फैमिली के लिए डेंजर बनने से पहले निपटा देना चाहती थी। शाओकिंग छिप के ब्लड ग्रास को चुराने के लिए जायंट एलिफेंट टर्टल के पास पहुंचती तो है, पर जायंट एलिफेंट टर्टल की एक दहाड़ से, एक स्टॉर्म से शाओकिंग ब्लड ग्रास के साथ दूर जा उड़ती है। शाओकिंग कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि जायंट एलिफेंट टर्टल उसे देख पा रहा था। शाओकिंग एक स्पिरिट सोल थी जिसे उसके मास्टर के सिवाय और कोई नहीं देख सकता था, और अगर जायंट एलिफेंट टर्टल उसे देख पा रहा था तो मतलब एलिफेंट टर्टल पावर में उसके मास्टर के बराबर या मास्टर से पावरफुल था। दूसरी तरफ जीव अंडरग्राउंड केव में हो रहे कंपनों को महसूस कर पा रहा था। जीव समझ चुका था कि शाओकिंग के साथ अंडरग्राउंड केव में कुछ हो रहा था। वो अपने सेंटीपीड जैसे रूट्स को अंडरग्राउंड केव की ओर भेजने लगता है, फैलाने लगता है। तभी उसकी नजर डायलेटेड स्पिरिचुअल एसेंस के तालाब पे पड़ती है, तालाब जिससे हनीपॉट बैजर गायब था। और अगर जीव का शक सही था तो हनीपॉट बैजर वहां पहुंच चुका था जहां उसे नहीं होना चाहिए था। अंडरग्राउंड केव में तबाही मच रही थी। जहां शाओकिंग ब्लड ग्रास के साथ जायंट एलिफेंट टर्टल से भागने की कोशिश कर रही थी, वहीं जायंट एलिफेंट टर्टल शाओकिंग को रोकने के लिए अपने पैरों को जमीन में पटक रहा था, अर्थक्वेक क्रिएट कर रहा था, तबाही मचा रहा था। अर्थक्वेक का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि पूरा का पूरा अंडरग्राउंड केव देखते ही देखते दह गया, और अर्थक्वेक का शॉकवेव दूर वुल्फ्स और फॉक्स की स्काउटिंग पार्टी को महसूस हुआ। शाओकिंग और जायंट एलिफेंट टर्टल अब अंडरग्राउंड केव से बाहर आ गए थे, ओपन में आ गए थे। मौके का फायदा उठा के शाओकिंग उड़ के भागने की कोशिश तो करती है, पर जायंट एलिफेंट टर्टल उसे ब्लड ग्रास के साथ भागने नहीं देता। जायंट एलिफेंट टर्टल अपने अर्थ एलिमेंट की पावर को यूज करके अपने चारों तरफ एक अर्थ स्पीयर बना देता है, एक बैरियर बना देता है, और ब्लड ग्रास को स्पीयर के अंदर अपने साथ ट्रैप कर देता है। तभी जोरदार स्पीड से कुछ एलिफेंट टर्टल के अर्थ स्पीयर को तोड़ते हुए एलिफेंट टर्टल के पास पहुंच जाता है। जब शाओकिंग गौर करती है तो स्पीयर के अंदर वो हनीपॉट बैजर को पाती है। हनीपॉट बैजर बहुत गुस्से में था और अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए आया था। हनीपॉट बैजर सेकंड राउंड के लिए तैयार था। शाओकिंग हनीपॉट बैजर को चीख चीख के रोकने की कोशिश कर रही थी, पर हनीपॉट बैजर शाओकिंग की एक ना सुना। वो पागलों की तरह एलिफेंट टर्टल पे अपने जोरदार स्पीड से अटैक करने लगा। एलिफेंट टर्टल को अपने पैने दांतों से काटने लगा, अपने क्लॉस से एलिफेंट टर्टल की बॉडी को खुरेदने लगा, पर वो एक फर्स्ट ऑर्डर के पीक के बीस्ट के सामने क्या ही कर सकता था। देखते ही देखते हनीपॉट बैजर के दांत टूट गए, उसके क्लॉस उखड़ गए, पर फिर भी हनीपॉट बैजर टस से मस नहीं हुआ। वो ऐसे ही एलिफेंट टर्टल के सामने डटा रहा। हमें यहाँ पे पता चलता है कि हनीपॉट बैजर अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया में मिलने वाला एक कार्निवरस वीजल का प्रजाति है, जो एक बदला लेने वाला खूंखार जिद्दी प्रेडिएटर है। वो कभी कभी अपने से बड़े शिकार को भी, बीस्ट को भी चैलेंज करने के लिए फेमस है। वो दुनिया का सबसे बड़ा फियरलेस क्रिएचर है, और वही जिद्दीपन और फियरलेस गुण के कारण हनीपॉट बैजर एलिफेंट टर्टल से लड़ रहा था। देखते ही देखते हनीपॉट बैजर एनर्जी से ग्लो करने लगता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क से हनीपॉट बैजर अपने आप को घेर लेता है और एलिफेंट टर्टल की तरफ पूरे गुस्से से फुल स्पीड से चारों तरफ से हमला कर देता है। अपने लाइटनिंग अटैक से एलिफेंट टर्टल को फ्राई करने लगता है। अपने भाई जैसे हनीपॉट बैजर से इंस्पायर होकर शाओकिंग भी बैटल में कूद जाती है। अपने टेलीपैथी और टेलीकाइनेटिक पावर यूज करके स्टोन्स उठा के एलिफेंट टर्टल पे पटकने लगती है। थोड़ी देर के लिए माहौल ठंडा हो जाता है, एलिफेंट टर्टल शांत हो जाता है। एलिफेंट टर्टल को शांत देख शाओकिंग और हनीपॉट बैजर सोचने लगते हैं कि वो जीत गए हैं। वो जीत का खुशी मनाने लगते हैं, पर उनकी खुशी बस 2 पलों के लिए था। एलिफेंट टर्टल अब उठ खड़ा हुआ था और फुल पावर में आ चुका था। एलिफेंट टर्टल के एक ही झटके से हनीपॉट बैजर 200 मीटर दूर जा गिरा। ये सब देख शाओकिंग भला कैसे शांत रहती। वो बड़े बड़े पत्थरों को उठा के एलिफेंट टर्टल पे हमला कर देती है, पर एलिफेंट टर्टल की जायंटिक बॉडी के सामने कुछ पत्थर तिनके जैसे थे। एलिफेंट टर्टल एनॉयड होके, गुस्सा होके एनर्जी बीम से शाओकिंग को टारगेट करता है, पर उसके अटैक से पहले हनीपॉट बैजर आके एलिफेंट टर्टल के फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। एलिफेंट टर्टल के अटैक को फेल कर देता है। हनीपॉट बैजर इतना जिद्दी था कि अपने आखिरी सांसों में भी वो लड़ने के लिए तैयार था और एलिफेंट टर्टल को हमला कर दिया था। हनीपॉट बैजर के बार बार उठ खड़े होने से एलिफेंट टर्टल गुस्सा होने लगा था, वो भड़कने लगा था। हनीपॉट बैजर को अपने पैरों तले कुचलकर एलिफेंट टर्टल उसे मौत की नींद सुलाने ही वाला था कि एक भारी भरकम लॉग से मार खा के एलिफेंट टर्टल 200 मीटर दूर जा गिरा था। मार का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि अर्थ स्पीयर में क्रैक हो गए थे। अर्थ स्पीयर के अंदर अब जीव के लेवल 2 के सेंटीपीड जैसे रूट्स पहुंच चुकी थे। रूट्स अब टोमाहाउक स्नेक का जायंटिक रूप ले लिए थे। रूट्स इतने विशाल। सीन स्टार्ट होता है एक डोम से, अर्थ डोम, जो एक टाइम एलिफेंट टर्टल ने बनाया था, जहां एलिफेंट टर्टल और जीव आमने सामने थे। एलिफेंट टर्टल फर्स्ट ऑर्डर की पीक का बीस्ट था, जिसकी डिफेंसिव एबिलिटी बहुत ज्यादा था।
और अर्थक्वेक उस टर्टल का स्पेशल एबिलिटी था। एलिमेंट एट्रीब्यूट्स के साथ एलिफेंट टर्टल एक कड़ा दुश्मन था और अभी तक अंडरग्राउंड केव में स्पिरिचुअल स्टोन्स के बीच रह के अपने आप को वो जीव के नजरों से छिपाया रखा था। एलिफेंट टर्टल अपने आप को सीक्रेटली इवॉल्व कर रहा था और ये बात जीव अच्छी तरह से समझ चुका था। हनीपॉट बैडजर बहुत घायल हो चुका था और जीव के सेंटीपीड जैसे रूट्स में जकड़ा हुआ था। जीव को देख हनीपॉट बैडजर डर से कांप रहा था। हनीपॉट बैडजर श्योर था कि जीव उसे उसकी बेवकूफियों के लिए डांटने वाला है, उसे मारने वाला है, पर जीव ऐसा कुछ करता नहीं। उल्टा वो हनीपॉट बैडजर को शाबाशी देता है, उसकी तारीफ करता है, क्योंकि हनीपॉट बैडजर एक फर्स्ट ऑर्डर के ट्रांसेंडेंट से लड़के जिंदा था। जीव हनीपॉट बैडजर के हिम्मत की तारीफ करता है और सब कुछ उस पे छोड़ देने को बोल एलिफेंट टर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। साउकिंग एलिफेंट टर्टल की डिफेंसिव एबिलिटीज के बारे में अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि वो अब तक जितने भी बीस्ट देखी थी उनमें से एलिफेंट टर्टल का डिफेंसिव एबिलिटी सबसे हाईएस्ट था। साउकिंग एलिफेंट टर्टल की ओर बढ़ते जीव को वार्न करती है, एलिफेंट टर्टल की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के बारे में बताती है और जीव को आमने सामने एलिफेंट टर्टल से ना भिड़ने को बोलती है। पर जीव को अपने एबिलिटीज पे पूरा भरोसा था। जीव पियर्सिंग स्टैब यूज करके एलिफेंट टर्टल की डिफेंसिव एबिलिटीज को इग्नोर करके एलिफेंट टर्टल के सींग को एक ही बार में तोड़ दिया था। जिस एलिफेंट टर्टल के बॉडी को हनीपॉट बैडजर और साउकिंग खरोच भी नहीं पाए थे, उस एलिफेंट टर्टल की सींग को उनके मास्टर जीव ने उखाड़ फेंका था। हनीपॉट बैडजर को पकड़ के उसको बचा के लड़ना इजी नहीं था, तो जीव हनीपॉट बैडजर को म्यूटेंट रेड फॉक्स की तरफ फेंक देता है और म्यूटेंट रेड फॉक्स को हनीपॉट बैडजर को संभालने की जिम्मेदारी दे देता है। तभी एलिफेंट टर्टल अपने अर्थ एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को यूज करता है और धरती पे अपने पैरों को मार के हजारों अर्थ स्पाइक से जीव की तरफ हमला कर देता है। पर जीव भी कुछ कम नहीं था। अपने लेवल 2 के रूट से एक ही वार से अपने तरफ बढ़ते अर्थ स्पाइक्स को वो बटर काटने की तरह काट दिया था। जब तक एलिफेंट टर्टल जमीन में रहता, अर्थ को टच कर पाता, तब तक वो अर्थ एलिमेंट के पावर को यूज कर पाता। इसीलिए जीव देखते ही देखते अपने रूट से एलिफेंट टर्टल को जकड़ लिया था और जमीन से ऊपर उठा लिया था। रूट से जकड़ा हुआ एलिफेंट टर्टल लाचार हो चुका था और ये बात जीव अच्छी तरह से समझ चुका था। जीव अपने रूट से एलिफेंट टर्टल पे वार करने लगा था। अपने रूट्स को मोड़ के कभी एलिफेंट टर्टल को अपनी कुल्हाड़ी जैसे रूट से तो कभी हथौड़े जैसे रूट से हमला करने लगता है। आखिरकार एलिफेंट टर्टल के अधमरी शरीर को अपने ड्यूलर जैसे रूट से आखिरी वार करके उसको वहीं मार के डोम से 300 मीटर दूर फेंकता है। जहां एलिफेंट टर्टल को मार के जीव को 8000 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे, वहीं जीव स्पिरिचुअल स्टोन से भरे हुए केव को देख खुशी से पागल हो रहा था। ऊपर से साउकिंग उसे ब्लड रेड ग्रास देती है, जो जीव के लिए सोने पे सुहाना हो जाता है। जीव मिनरल्स ओर को स्पिरिचुअल स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रिपरेशन करता है। जीव बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल्स बना के अपने बीस्ट को स्पिरिचुअल स्टोन्स को गैदर करने में, एक्सट्रैक्ट करने में लगा देता है। दूसरे बीस्ट के बीच म्यूटेंट रेड फॉक्स और म्यूटेंट विंडुल्स ज्यादा से ज्यादा स्टोन्स हार्वेस्ट कर पा रहे थे, क्योंकि वो नेट में स्पिरिचुअल स्टोन्स को बांध के एक जगह पे कलेक्ट कर रहे थे। मिनरल्स के कलेक्शन को देख जीव को साउकिंग से पता चलता है कि क्वांटिटी में उनके स्पिरिचुअल स्टोन सेंटीपीड वाले स्पिरिचुअल माइंड से बहुत ज्यादा थे। इतने स्पिरिचुअल स्टोन्स के हार्वेस्ट को देख इवॉल्व होने का टाइम, अपने आप को, अपने बीस्ट को स्ट्रेंथनिंग करने का टाइम आ जाता है। इनफ इवोल्यूशन पॉइंट को देख जीव अपने ट्री ट्रंक को भी इवॉल्व कर देता है और देखते ही देखते सेकंड ऑर्डर में पहुंच जाता है। टाइम ऐसे ही बीतता जाता है। विंटर सीजन खत्म होने की कगार पे आ जाता है। जहां सेकंड ऑर्डर में पहुंच के जीव का अपीयरेंस चेंज हो चुका था, वो 20 मीटर लंबा हो चुका था, वहीं उसकी रूट्स और ब्रांचेस की रेंज बढ़ चुकी थी। वो अब माइग्रेटिंग बर्ड्स और एनिमल्स का शिकार करने लगा था, अपने रूट्स और ब्रांचेस से उनको हंट करने लगा था। वो आसपास के एरिया में अपना दबदबा कायम करने लगा था। जीव जब अपने स्किल्स को चेक करने के लिए अपने स्टेटस विंडो को खोलता है तो रिजल्ट देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सेकंड ऑर्डर में पहुंच के जीव के कई सारे स्किल्स अपग्रेड हो चुके थे। उसकी लाइफ स्पैन अब 500 इयर्स बढ़ चुकी थी। उसकी सुपर रीजनरेशन स्किल अब एनहांस हो चुकी थी। रीजनरेशन स्किल अब इतना पावरफुल हो चुका था कि अगर जीव डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो उसके छोटे से छोटे रूट से भी वो फुली रीजनरेट हो सकता था। रूट्स जो जमीन के अंदर कई किलोमीटर तक फैले थे, जब तक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो जाए जीव को मारना एक तरीके से इम्पॉसिबल था। जीव को एलिफेंट टर्टल को मार के अर्थ एलिमेंट स्किल भी मिल चुका था, जिससे वो 1 किलोमीटर के रेडियस में फ्रीली अर्थ को मैनिपुलेट कर सकता था। जीव अब सुपर रीजनरेशन स्किल और अर्थ एलिमेंट के साथ और ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अपने मास्टर के स्ट्रॉन्ग बनने की खुशी में, इवॉल्व होने की खुशी में साउकिंग बहुत एक्साइटेड थी। जब साउकिंग अपने मास्टर के स्पिरिचुअल वैल्यू को चेक करती है तो वो सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसके मास्टर का स्पिरिचुअल वैल्यू अब 200,000 से 300,000 हो चुका था। अब तो सिल्वर सेंटीपीड भी जीव के सामने कुछ नहीं था। जीव खुद के साथ साथ अपने बीस्ट को भी इवॉल्व करना चाहता था, और क्योंकि उसके पास अब ब्लड ग्रास था जो कि एसेंस ऑफ लाइफ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, तो उसे वो बाइसन को खिला देता है। ब्लड ग्रास खाते ही बाइसन डायरेक्टली लेवल 9 में पहुंच जाता है। जहां ऐसे इवोल्यूशन को देख जीव का मुंह खुला का खुला रह गया था, वहीं लेवल 9 में पहुंच के म्यूटेंट बाइसन अब बोलने लगा था। म्यूटेंट
सीन स्टार्ट होता है कैनियन से। कैनियन जहां घना कोहरा छाया हुआ था, उसी कोहरे में रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ स्काउटिंग टीम अपने रिसर्च पर्पस के लिए, स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए और म्यूटेंट बीस्ट को मारने के लिए वहां आ चुके थे। स्काउटिंग टीम में 5 मेंबर्स थे, जिनमें चश्मिश लड़का और सूहू ऑर्डिनरी ह्यूमंस थे और क्यान किन, लैंग फैंग और किंग जाओ शाओलिंग की तरह अवेकेन सुपर ह्यूमंस थे। जहां लैंग फैंग शैडो को मैनिपुलेट कर सकता था और किंग जाओ अपनी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग कर सकता था, वहीं क्यान किंग की स्पेशल एबिलिटी इंट्यूएशन थी। इंट्यूएशन एक ऐसा स्किल जिससे आने वाले डेंजर के बारे में यूजर को पता चल जाता था। उसी इंट्यूएशन की वजह से क्यान किंग को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, उनकी तरफ कुछ बढ़ रहा है। तभी घने कोहरे के अंदर से उनको कोई घूरता दिखता है। वो धीरे धीरे उनके पास बढ़ रहा होता है। चश्मिश लड़का अपनी तरफ बढ़ते झपटते बीस्ट को देख चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और क्यान किंग के पीछे जा छिपता है। पर किंग जाओ ब्रेव था, वो छोटे मोटे डेंजर से डरने वालों में से नहीं था। वो अप्रोचिंग बीस्ट को अपने हाथों से पकड़ के वहीं मार दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अप्रोचिंग बीस्ट बस एक छोटा सा मामूली म्यूटेंट कैट था और जियो के हालुसिनोजेनिक स्किल के वजह से, फॉग की वजह से म्यूटेंट कैट उनको डरावना लग रहा था। एक तरीके से फॉग उनके दिमाग के साथ खेल रहा था। एक छोटे से म्यूटेंट कैट को देख सूहू और दूसरे मेंबर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, केयरफ्री होने लगते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि येलो एरिया में होने के बावजूद भी उनको कोई स्ट्रॉन्ग बीस्ट दिखा नहीं था, तो शायद उस एरिया में स्ट्रॉन्ग बीस्ट होंगे ही नहीं। अगर कोई पावरफुल बीस्ट होता तो उनको अभी तक दिख चुका होता। लोग बस मिस्ट के वजह से, फॉग के वजह से इस जगह को बेवजह डरने लगे थे। पर क्यान किन की इंट्यूएशन गलत कैसे हो सकता था? क्यान किन की इंट्यूएशन उसे चीख चीख के वहां से भागने को बोल रहा था। उस जगह उन पे मौत का साया मंडरा रहा था। कोहरे के आड़ में उनके पास एक शिकारी आ रहा था, पर इस बार वो कोई छोटा सा कैट नहीं था, बल्कि वो एक म्यूटेंट व्हाइट टाइगर था, जो लेवल 7 का एक म्यूटेंट बीस्ट था, जिसके क्लॉस और दांत इतने शार्प थे कि वो पत्थर को भी 2 टुकड़ों में बांट देते। उसकी गुर्राहट इतनी पावरफुल थी कि उसकी आवाज से ही उसके एनिमीज, उसके प्रे थर थर कांप उठते। ऐसा एक बीस्ट अब उनके सामने आ खड़ा था। म्यूटेंट व्हाइट टाइगर के एक ही वार से सूहू वहीं धराशाही हो जाता है। उसके सर को म्यूटेंट व्हाइट टाइगर चबाने लगता है। सुपर ह्यूमंस बनाए ही गए थे इंसानों को डेंजरस बीस्ट से बचाने के लिए, इंसानों को सुपीरियर करने के लिए, और उन्हीं सुपर ह्यूमंस के सामने एक बीस्ट उनके कॉमरेड्स का शिकार कर दे, उनको मार दे, वो भला कैसे सह सकते थे? किंग जाओ क्यान किन की वार्निंग को नजरअंदाज करके म्यूटेंट व्हाइट टाइगर के सामने कूद पड़ता है। अपने सुपर स्ट्रेंथ से अपने कॉमरेड के मौत का बदला लेने के लिए व्हाइट टाइगर से भिड़ पड़ता है, पर उसकी कोशिश बेकार था। म्यूटेंट व्हाइट टाइगर उसे चूहों की तरह मसल दिया था। जो किंग जाओ एक सुपर ह्यूमन था, जिसके अवेकनिंग स्किल बॉडी स्ट्रेंथनिंग था, वो म्यूटेंट व्हाइट टाइगर के सामने 2 सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाया था। उसके रिप केज को टाइगर एक ही बार में चकनाचूर कर दिया था। किंग जाओ को मार के म्यूटेंट व्हाइट टाइगर अपने नेक्स्ट शिकार की तरफ छलांग मारता है, जो उसे काफी टाइम से गोली मार मार के परेशान कर रहा था। म्यूटेंट व्हाइट टाइगर एक ही बार में चश्मिश लड़के को 2 टुकड़ों में चीर देता है और उसे वहीं निगल लेता है। ऐसे भयानक नजारे को देख क्यान किंग सहम सी गई थी और अपने सामने चीखते चिल्लाते लैंग फैंग की आवाज को सुन नहीं पा रही थी। लैंग फैंग क्यान किंग को वहां से भागने को बोल रहा था। वो क्यान किंग को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहा था। बेस तक इस डेंजर के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वो श्योर था कि वो दोनों लेवल 7 के टाइगर का सामना नहीं कर सकते थे। पर क्यान किन हिल भी नहीं पा रही थी। वो सुन पड़ गई थी और अपने सामने होने वाले नजारे को भूत की तरह देखती जा रही थी। पल भर में व्हाइट टाइगर लैंग फैंग के पास आ चुका था। उसके क्लॉस के एक ही वार से लैंग फैंग दर्द के मारे बेहोश हो चुका था। व्हाइट टाइगर लैंग फैंग को कुचलते हुए क्यान किंग की तरफ बढ़ा आ रहा था। जैसे ही म्यूटेंट व्हाइट टाइगर क्यान किन के सामने मुंह खोलता है, उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है, क्यान किन थर थर कांप के वहीं बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो श्योर हो चुकी थी कि वो मरने वाली है। पर ऐसा होता नहीं। डर के मारे क्यान किन बेहोश तो हो चुकी थी, पर बेहोशी से पहले उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखी थी। क्यान किन के सामने कोहरे के अंदर से जायंटिक रूट्स आ चुके थे और म्यूटेंट व्हाइट टाइगर को बांध के घसीट के कहीं ले जा रहे थे। जो म्यूटेंट व्हाइट टाइगर उनके पूरे टीम को मार दिया था, वो म्यूटेंट व्हाइट टाइगर उन रूट्स के सामने लाचार था, खिलौने जैसा था। सीन शिफ्ट होता है उसी कैनियन में, जहां व्हाइट टाइगर डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। वो खूंखार शिकारी से भीगी बिल्ली बन चुका था। व्हाइट टाइगर को घेर के कुछ हाई लेवल की म्यूटेंट बीस्ट थे, जिनके सामने वो म्याऊं करने की जरूरत भी नहीं कर सकता था। उसको तो एक हनीपॉट बैजर भी नीचा दिखा रहा था। वो उसकी खिल्ली उड़ा रहा था। जियो टाइगर के स्किल से इंप्रेस हुआ था। म्यूटेंट व्हाइट टाइगर को ओबीडियंट बनाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, इवॉल्व करने के लिए जियो उसे अपना लाइफ ऑफ एसेंस पिला देता है। और देखते ही देखते जियो की आर्मी में एक न्यू मेंबर
जुड़ जाता है। व्हाइट टाइगर के ओबीडियंस को देख जियो को एक आइडिया आता है। आइडिया की एसेंस ऑफ लाइफ को अगर इंसानों पे यूज किया जाए तो कैसा होगा।